तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ जल्दी जल्दी से। आज स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव जून 25 एग्ज़ाम को जोरों शोरों से क्लियर करने की आज हमारी शुरुआत हो चुकी है। आई वेलकम यू। आपको मैं आज स्वागत करती हूँ हमारे जून 25 के बैच में, जहाँ पर हम जून 25 का एग्ज़ाम देने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का। अच्छा, आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपने सीएस ईईटी में देखा होगा, राइट, लेकिन जो आपने सीएस ईईटी में देखा उसका डबल ट्रिपल आज हम पढ़ने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अच्छा, एंड प्रैक्टिस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, विच इज पार्ट 1। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून प्रियांशी, लक्ष्य, वेद प्रकाश, रिया, वेदांत, पीहू, आदित्य, रुचिका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं तो ये आपके सामने हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कंपनी के बारे में, कुछ डॉक्ट्रिन्स, एंड लास्ट में हम उसके एक्सेप्शंस देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर कोई बच्चे हैं जो मुझे पहली पहली बार देख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन 100% चल रहा होगा कि क्या मैम आप कौन हो। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दो ना, फर्स्ट क्लास है तो ज़रा एक दूसरे को जान पहचान बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव क्लियर्ड माई CS एट द एज ऑफ 21। येस, 21 की एज में मैंने मेरा CS एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था। मैंने मेरी इंटर्नशिप एक लिस्टेड कंपनी से करी थी यहाँ पर, एंड इन CS एग्जीक्यूटिव मुझे ऑल इंडिया रैंक 21 आया था। साथ ही साथ टोटल 5 सब्जेक्ट्स में मुझे एग्जाम्शन आया था। एग्जाम्शन मतलब 60+ मार्क्स आए थे। तीनों ही लेवल्स जो आपके CS के होते हैं, यानी कि CS EET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अभी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉ है ना मेरे दिल के बड़ा ही करीब था, और अब से मेरा ये मोटिव है, जितना लॉ मेरे दिल के करीब है, और आप बच्चे तो बहुत ज़्यादा करीब हो, उतना ही लॉ मैं तुम सभी के दिल के करीब बना दूंगी। तुम्हारा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा ये कंपनी लॉ। हो सकता है आपने अपने सीनियर से या दोस्तों से ये सुना होगा कि कंपनी लॉ तो बहुत हार्ड होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बट बिलीव मी, एंड तक बने रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कंपनी लॉ तो बहुत इजी है। तो ये जर्नी आपकी मेरे साथ बहुत ही शानदार, यादगार और इजी होने वाली है। तो मैं तो बड़ी सी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों के आंसर्स जानने के लिए। आई होप आपकी एक्साइटमेंट भी उसी लेवल की रहेगी। अच्छा, कुछ हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1। अच्छा, हमें ये समझ आ गया कि ठीक है मैम आप कौन हो। यहाँ पर हमें ये बता दो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपकी मॉड्यूल के अंदर 2 पार्ट से, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है इसके अंदर यू विल सी 12 चैप्टर्स है, और ये 12 चैप्टर्स का वेटेज कितना है यहाँ पर, 60 मार्क्स का है। पार्ट बी में हम देखेंगे 7 चैप्टर्स है, जिसका वेटेज यहाँ पर 40 मार्क्स का रहेगा। बेसिकली ये बाइफर्केशन आपके ICSI ने यहाँ पर दे रखा है कि पार्ट ए पार्ट बी। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अभी, हम आपका बेस बनाने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट ए। एज सुन एज हमारे पार्ट ए कंप्लीट होगा देन हम लोग पार्ट बी से प्रोसीड करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। अच्छा, कुछ रूल्स बता देती हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ हमारे क्लास के। सबसे पहले, अगर मैं कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगी, हर एक टॉपिक के बाद आई एम गोइंग टू आस्क यू, क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आया। यू हैव टू टाइप CC विच इज़ क्रिस्टल क्लियर। आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा हाँ मैम एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, ताकि हमें पता चल जाए जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हारे दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो यू हैव टू टाइप। सेकेंडली, इंटरेक्शन करना है आपको। अगर कुछ पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो सिर्फ बैठे बैठे सुनना नहीं, यहाँ पर कोई कथा नहीं चल रही है। यू हैव टू इंटरेक्ट, यू हैव टू आंसर, राइट। अच्छा, तो हमें ये समझ आ गया हमें आंसर करना है।
एक चीज़ जिससे आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको थोड़ा दूर रख कर आने का। ठीक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में लेक्चर्स देख रहे हो तो अलग बात है, नोटिफिकेशंस ऑफ रखना। लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी और डिवाइस में देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन को आपको दूर रखना रहेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिली है, दैट इज़ आपको मेरे साथ बोलना है। मेरे साथ बोलना है मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप अपने घर पर या जहाँ पर भी बैठकर लेक्चर देख रहे हो, यू हैव टू स्पीक। अगर आप चाहते हो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ तो आए और समझ के साथ साथ आपको लर्न भी हो जाए, सो इन दैट केस आपको बोलना रहेगा। बिलीव मी, मैं पूरे के पूरे लेक्चर में आई विल मेक श्योर कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ तो 100% आएगा, पर आपको याद भी लेक्चर में ही हो जाएगा 80 to 90%, ऐसा मैं मेक श्योर करती हूँ। बट आपका एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन मुझसे चाहिए कि आप वहाँ पर बोलोगे कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ, मन में नहीं बोलोगे, यू विल स्पीक लाउड, तो आपके दिलो दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। यहाँ पर हमें समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। आपको वहाँ पर बोलना है, आपको वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना उनका बच्चा कितना पढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पर बोलना रहेगा, राइट। चलो, अरे अरे वॉइस डबिंग नहीं, वॉइस डबिंग नहीं, यू हैव टू स्पीक। अगर मैं कोई टॉपिक बोलती हूँ तो अभी आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आगे समझ आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। क्या आप लोग तैयार हो? क्या हम लोग स्टार्ट करें? अच्छा, थोड़ा बेसिक से जाएंगे हम लोग। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आखिरकार ये लॉ मतलब है क्या? व्हाट इज लॉ? ये लॉ मतलब होता क्या है आखिर? तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या समझते हैं यहाँ पे? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, वही समझते हो मैम, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कभी कभी हमारे घर वाले भी हमें बोलते हैं कि ऐसे मत करो, ठीक है, यहाँ पर बाहर मत जाओ, फ़ोन इतना मत चलाया करो यार, टाइम से घर आ जाना, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या तुम बोलोगे ये हमारे घर का लॉ है? हम ऐसे नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो लॉ में यहाँ पर डिफरेंट क्या है बच्चा लोग? अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी कंट्री के लिए बनाए जाते हैं तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लॉ बोलते हैं। सो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं होल ऑफ द कंट्री के लिए, हमारे बिहेवियर को गवर्न करने के लिए, तो उससे हम क्या बोलते हैं? लॉ यहाँ पर बोलते हैं। देखो ये चीज़ एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको बेसिक से यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी आगे समझ में आएगा, राइट। अगर तुम छोटे थे और तुम्हें डायरेक्ट बोल देते सेंटेंस फॉर्म करो, नहीं समझ आएगा ना। पहले तुम्हें अल्फ़ाबेट सीखने होते, ABCD, फिर हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते थे, फिर सेंटेंसेस आते थे। लाइकवाइज लॉ आपके लिए नया है, तो वहाँ पर हम एकदम बेस से और एकदम स्क्रैच से यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो पूरी कंट्री के बनाए जाते हैं। लॉ एक बहुत ही वाइडर टर्म है, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट, आपने CSEET में पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। आपके एग्जाम से पहले आपको मैं अमेंडमेंट करवाऊंगी, वो चेंजेस आते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीज़ें आती हैं। सो कहने से लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आता है। लेकिन अगैन क्वेश्चन, दीदी दीदी लॉ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? खास लॉ होता ही नहीं तो हमारा एक सब्जेक्ट कम हो जाता। वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ लॉ? तो लॉ कब कब आता है? ध्यान रखना, लॉ जब जब आएगा, जब जब कोई कोई मुसीबत आएगी, तो जब जब प्रॉब्लम आएगी तब तब सोल्यूशन बन के क्या आएगा? यहाँ पर लॉ आएगा। जब जब प्रॉब्लम आएगी तब तब सोल्यूशन बन के यहाँ पर लॉ आएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लो बहुत सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक पर्सन दूसरे का मर्डर कर रहा है, ठीक है, चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो कहने से ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चोरी हो रही थी, क्राइम्स हो रहे थे। तो उसे रोकने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या आया गया? यहाँ पर लॉ लाया गया था, क्रिमिनल लॉज आए थे ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हमारी ट्रैफिक लाइट्स वाला, ठीक है। रोड पर जा रहे हैं मान लो, और रोड पर कोई भी कहीं से भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई हेलमेट नहीं लगा रहा, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो, कहने ही से वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी, और जब जब प्रॉब्लम दिखेगी वहाँ पे सोल्यूशन बन के आएगा मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होएगी वहाँ वहाँ सोल्यूशन बन के क्या आता है? हमारा एक्ट आता है, हमारा लॉ आता है।
अच्छा, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एक्ट आखिरकार बनता कैसे है, ये एक्ट बनता कैसे, क्या प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर। सो आपकी एक कमेटी होती है, कमेटी में बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल बने होते हैं, अरे आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर कमेटी में बैठे रहेंगे। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, एक लॉ प्रपोज करेंगे। वो एक लॉ प्रपोज करते कहाँ, पार्लियामेंट में। वो एक लॉ प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में। जब ये लॉ सिर्फ प्रपोज किया जाता है, मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बिल है। अच्छा, इंस्टाग्राम सभी चलाते हो, तुमने डिसाइड किया तुम्हें कोई रील पोस्ट करनी है, लेकिन अभी यू आर नॉट वेरी श्योर कि यार ये वाला म्यूजिक लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसे ड्राफ्ट में रख देते हो, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। वैसे ही कमिटी ने लॉ प्रपोज किया है, पार्लियामेंट के पास अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो इसे हम ड्राफ्ट बिल बोलेंगे। यहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत सारा डिस्कशंस होगा, डिबेट होगा, उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा। उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया है, असेंट दे दिया यानी कि अप्रूवल दे दिया है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक्ट यहाँ पर बन जाएगा। और एक्ट बनने के बाद ये पब्लिश हो जाता है ऑफिशियल गैजेट में। अभी आपके लिए एक और नया टर्म है, आखिरकार ऑफिशियल गैजेट क्या, तो ऑफिशियल गैजेट मतलब समझो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, ऐसा हम समझेंगे। तो कोई भी न्यूज़ होगी वो कहाँ आ जाएगी, या फिर ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगी, इसमें पब्लिश हो जाएगी। सो कहने से जैसे ही प्रेसिडेंट ने हाँ किया है, ये क्या बन गया, ये आपका यहाँ पर एक्ट बन जाएगा। तो हमें ये समझ आया होगा कि एक्ट बन गया। अभी यहाँ पर कंपनी लॉ में ना बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हो, बेसिकली दो चीज़ें आएगी आपके सामने, दैट इज सेक्शंस और केस लॉस, ठीक है। सेक्शंस और केस लॉस आपको यहाँ पर काफ़ी बार देखने को मिलेगा। सेक्शंस क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, सेक्शंस को पढ़ते कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। केस लॉस हम समझेंगे स्टोरीज फॉर्म में, कि ऐसे केस में ना, ऐसे स्टोरी में ये डिसीजन आया था, ये कंक्लूजन यहाँ पर आया था। लेकिन अगेन क्वेश्चन आ जाता है बच्चा लोग, इसे पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, आपको सामने ये फिगर्स दिख रहे होंगे 24 2AI, कैसे पढ़ोगे इसे, इसे किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी किसी को अगर आइडिया है, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे, किसी को पता है कैसे पढ़ा जाता है। ये जो सबसे पहला होता है इसे हम बोलते हैं सेक्शन। ये पर्सन भी आप लोगों की तरह सोच रहा है आखिरकार इसे पढ़ते कैसे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। अच्छा, उसके सेकंड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब सेक्शन बोलते हैं। फिर होता है हमारा क्लॉज, एंड लास्ट में हमारा होता है सब क्लॉज। अभी हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गोलमाल हो रहा है, टेंशन न लो, मैं बताती हूँ कैसे इसे पढ़ेंगे। वेरी गुड गाइस, जिन्होंने सेक्शन सब सेक्शन बताया और आगे भी बताया, तो ऑसम। कैसे बताया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। अभी आप देखोगे 24th पॉइंट है, इसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं, राइट। फिर इसके अंदर आप देखोगे 1, फिर 2 में कुछ बातें बताई गई हैं। अभी 2 के अंदर ही हमने यहाँ पे A पॉइंट बोला, B पॉइंट बोला, और उसके अंदर ही A के अंदर ही हमने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताया। इस तरीके से ना लिखा होता है, इस तरीके से यहाँ पर आपके एक्ट के अंदर, आपके कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा होता है। तो वहाँ पर आपको कैसे रीड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये बातें ना बच्चों को, पूरा कंपनी लॉ खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि आखिर पढ़ना कैसे है। एंड ग्रेट ऑसम गाइज, आप लोग एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, वेरी गुड। तो इस तरीके से लिखा होता है। सो बेसिकली इसे हम क्या बोलने वाले, ये है सेक्शन 24। फिर हम क्या बोलेंगे, सबसेक्शन 1, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, क्लॉज ए, और ये सब क्लॉज क्या हो गया, 1 हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्शन 24, सबसेक्शन 2, क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 1, राइट। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाली हूँ। जो भी हर एक्ट के अंदर डेफिनेशंस दी होती है ना, वो डेफिनेशन 90% ऑफ द केसेस में कौन से सेक्शन में दी होती है, सेक्शन नंबर 2 में दी होती है। तो जो 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 में क्या दी होती है, आपकी डेफिनेशंस दी होती है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे आप कैसे पढ़ोगे, इसे आप कैसे पढ़ोगे, 220 इसे कैसे पढ़ोगे। एकदम परफेक्ट, सेक्शन नंबर 2 एकदम परफेक्ट। अरविंद, रुचिका, प्रियांशी,
यस प्रियांशी, परफेक्ट बोल रहे हो। अच्छा, डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। और तुम्हें क्या लगता है डेफिनेशन किसके बारे में बात करेगी? डेफिनेशन ना अपने बारे में बात करती है। डेफिनेशन थोड़ी सी सेल्फिश होती है, वो सिर्फ अपने बारे में बात करती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्योंकि सिर्फ अपने बारे में बात करती है, वो किसी और के बारे में बात नहीं करती है। तो यहाँ पे सेक्शन के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? सेक्शन के बाद क्लॉज आएगा। तो इसे मैं कैसे बोलूँगी? इसे मैं बोलूँगी सेक्शन 2 और क्लॉज 20। तो इसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलेंगे। इसे हम सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेशंस ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करती, इसलिए सेक्शन के बाद क्या आएगा? क्लॉज आएगा। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। अच्छा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस एकदम लेवल पर आ चुका है आप लोगों का। मुझे समझ आ गया है कि आप लोगों को इतना देख लिया है हमने कि कंपनी लॉ में कितने पार्ट्स हैं, लॉ आखिरकार आया क्यों है, कैसे एक्ट बनता है, यहाँ पे सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। ये भी एक्ट बना होगा, इसके लिए भी बिल प्रपोज किया होगा। तो इस एक्ट के लिए प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी थी 29 अगस्त 2013 को, और ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाई किया गया था 30 अगस्त 2013 को। तो हमें समझ आ गया है जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दी है, ये आपका क्या बन गया है? एक्ट बन गया है। अच्छा, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे? कंपनी से, कि आखिरकार कंपनी होती क्या है। अच्छा, CSET में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा कि कंपनी आखिरकार होती क्या है, लेकिन मेजर क्वेश्चन, कंपनी को डिफाइन कहाँ कर रखा है? तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है बेटा? यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे? सेक्शन 2 क्लॉज 20 कैसे याद करोगे? 20 कंपनी, अच्छा बोलना है मेरे साथ, उधर बोलो। 20 कंपनी, 20 कंपनी, 20 बात करता है कंपनी के बारे में। सो सेक्शन 2 क्लॉज 20 बात करता है कंपनी के बारे में। अच्छा, पीयूष पूछ रहा है मैम यहाँ पर क्लॉज क्यों है, सब सेक्शन क्यों नहीं है? तो पीयूष बेटा अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ अपने बारे में बात करता है, डेफिनेशंस अपने बारे में बताता है। वहाँ पर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज इसलिए थे क्योंकि वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो जब भी आप डेफिनेशंस पढ़ोगे हमेशा सेक्शन के बाद यहाँ पर क्लॉज आएगा। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। एग्जाम में हमेशा आपको सिर्फ लिखना रहेगा, ठीक है, लेकिन यू शुड नो, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, ज़रा बोलना तो कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग? कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम। क्या बनने वाले हो? कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जो नाम है वो इटसेल्फ बताता है कि तुम्हें कंपनी का तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी, यू विल बी अ सेक्रेटरी टू अ कंपनी, सो यू शुड नो, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द कंपनी लॉ। और ऐसा आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है बेटा कि आप लोगों को कंपनी का होल एंड सोल नॉलेज होना चाहिए, और वही नॉलेज मैं आपको पूरा पूरा देने वाली हूँ। अच्छा, कंपनी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। कंपनी आखिरकार होता क्या है? तो बोला है कंपनी मतलब कंपनी, डेफिनेशन क्या बोली है? कंपनी मतलब कंपनी जो रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। सो कंपनी मतलब क्या होता है? यू हैव टू स्पीक। कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि रजिस्टर हुई इस एक्ट के अंदर या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब हो सकता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। सो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 20 ये बताता है। अच्छा, कंपनी डिराइव कहाँ से हुआ है? सो मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ। पहले के टाइम पर क्या हुआ था, लोग है ना साथ में खाना खाते थे, फेस्टिवल्स के टाइम पे गैदरिंग्स करते थे, साथ में खाना खाते थे और खाना खाते खाते अपने बिजनेस की बातें डिस्कस कर लिया करते थे। तो वहीं से ये टर्म आया है कंपनी। और उन्होंने डिसाइड किया अभी बिजनेस तो बहुत बढ़ने लग गया, तो खाना खाते खाते फेस्टिव गैदरिंग्स में हम बिजनेस की बातें नहीं डिस्कस कर सकते, इसलिए एक नया फॉर्म हमें ऑल टुगेदर बनाना पड़ेगा, और वो आया कंपनी। सो कंपनी डिराइव हुआ है आपके लैटिन वर्ड से कम और पनीस। कम मतलब क्या होता है? टुगेदर, साथ में मिलकर, और पनीस मतलब है ब्रेड। तो पहले के टाइम पे लोग साथ में मिलकर खाना खाते थे। सो इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। क्या आपको कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? बेसिकली मेजॉरिटी में आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो एक बार बोलो, कंपनी मतलब क्या है? कंपनी जो कहाँ रजिस्टर हुई है, इस एक्ट के अंदर या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। वेरी गुड प्रियांशी एंड लक्ष्य, परफेक्ट।
अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11 जो बात करता है बॉडी कॉरपोरेट के बारे में। बॉडी कॉरपोरेट क्या है, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्या लगता है तुम्हें? कुछ कंपनीज के नाम लेती हूँ मैं, कुछ एंटिटीज के नाम लेती हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, एप्पल हो गई, गूगल हो गया। क्या लगता है आपको ये सारी एंटिटीज क्या है? तुम इन्हें क्या बोलोगे? तुम इन्हें कंपनी बोलते हो या फिर इसे क्या बोलते हो? जरा सोचो, बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे इसे? कंपनी बोलेंगे, एंटिटीज बोलते, क्या बोलते हैं? अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा बच्चा, ध्यान रखना इस चीज़ का, जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे, एकदम परफेक्ट। तो हम ऐसे ही समझते हैं कंपनी है, लेकिन अब क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम देने वाले हो तो आपका नॉलेज थोड़ा तो एडिशनल होना चाहिए, वरना तुम में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो अभी हम लोग इसे समझते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट आखिरकार होता क्या। हमने ये पढ़ लिया कि कंपनी मतलब ऐसी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी या किसी और कंपनी लॉ के अंदर बनी है। तो कहने से मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ बनी है। सो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं बने, इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं। और क्योंकि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, मतलब ये कंपनी तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कंपनी मतलब हमने क्या देखा, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। ये तो दोनों के अंदर ही नहीं बनी है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंपनी। हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। सो कहने से बॉडी कॉरपोरेट मतलब क्या होता है? बॉडी कॉरपोरेट मतलब कंपनीज, और सारी की सारी फॉरेन कंपनी को भी हम इंक्लूड करते हैं। सो बॉडी कॉरपोरेट में कंपनी भी आएगी, और ऐसी कंपनी जो बाहर कहीं बनी है वो भी बॉडी कॉरपोरेट में आएगी। सो कहने से कि ये जो बॉडी कॉरपोरेट है ये बहुत ही बड़ी टर्म है। बॉडी कॉरपोरेट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर हमारी कंपनी भी आ जाती है और बाकी की एंटिटीज़ भी यहाँ पर आ जाएगी, जो कि कहाँ बनी है? आउटसाइड इंडिया बनी है। सो यहाँ पर बॉडी कॉरपोरेट आपकी बहुत ही वाइडर टर्म होती है। अच्छा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, कंपनी में क्या आएगा? कंपनी में सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जो कहाँ बना है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बना है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बना है। सो एक और क्वेश्चन आता है मेरा, क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? यस 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 अरविंद चौधरी, एकदम परफेक्ट। एक क्वेश्चन और आता है, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है ना? अभी आप बोलोगे दीदी क्वेश्चन पूछने का काम हमारा है, आप कैसे पूछ रहे हो? देखा तो जाए ना आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है यहाँ पर, ठीक है? चलो देखते हैं हम यहाँ पर। एक क्वेश्चन है मेरा, एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है, कहाँ पर बनी है? ये इनकॉर्पोरेट हुई है, एक एंटिटी ले लेते हैं इनका नाम। एक एंटिटी है जो कहाँ बनी है? पेरिस में बनी है। अभी तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसे कंपनी बोलोगे? क्या एक एंटिटी अगर पेरिस में बनी है, क्या वो कंपनी है या क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या वो कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट है, पक्का पक्का समझ आ गया है ये हमें। अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आता है और ऐसी एंटिटीज भी आती है जो आउटसाइड इंडिया बनी है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर दोनों आता है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो भी आएगी जो कंपनी है, प्लस 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 जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, ये दोनों ही क्या आ जाएगा? आपके बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ जाएगा। तो क्या इससे आपको ये बात समझ आई है कि हर एक कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट तो बोलेंगे, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, हर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या बोला मैंने? एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखो ना, देखो इधर ज़रा, हर एक कंपनी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट तो बोलेंगे, पर हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में तो फॉरेन वाली कंपनीज भी आएगी और वो तो हमें कंपनी के अंदर मानते ही नहीं हैं। क्या ये क्लियर हुआ क्या? एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक डन है क्या? बता दो मुझे, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या यहाँ तक? सी टाइप कर दो।
अच्छा, जैसा मैंने बताया बॉडी कॉरपोरेट के अंदर आएगा कंपनी, फॉरेन कंपनी और कोई भी कॉरपोरेशन जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बना है। पर दो चीज़ें बॉडी कॉरपोरेट के अंदर नहीं आती हैं। क्या नहीं आता है बॉडी कॉरपोरेट के अंदर? अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो नहीं आएगा, या ऐसा बॉडी कॉरपोरेट जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसे आप बॉडी कॉरपोरेट के अंदर नहीं लोगे। तो ये दो चीज़ें बॉडी कॉरपोरेट में नहीं आएगी। ये अरविंद एकदम परफेक्ट है, डन डन डन, ऑसम। चलो अच्छा, उससे पहले मुझे बता दो दोनों ही सेक्शंस 2 क्लॉज 20 किसके बारे में बात करता है? कंपनी के बारे में। और 2 क्लॉज 11 किसके बारे में बात करता है? बॉडी कॉरपोरेट के बारे में। लिख के बता दो मुझे दोनों ही सेक्शंस यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ये जो एक्ट है ये आखिर एप्लीकेबल किस पे होता है? सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। क्या किसी को पता है हमारा ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कौन से एक्ट के बारे में बात करी गई है यहाँ पर? आपका कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अच्छा, एक तो बहुत सिंपल सा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 हमारी सारी कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, सारी के सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा हमारा। कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है उन कंपनी पे जो इस एक्ट के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है। ओके, और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो मैं आपको आने वाले सेशंस में बहुत सारी मज़ेदार सी मेमोरी टेक्निक्स बताने वाली हूँ। चार्ट्स के फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेनी कि कैसे याद होगा। मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स बताऊंगी चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, मस्त मस्त से टर्म्स में हम पढ़ेंगे, सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपसे और चाहती हूँ, दैट इज़ कि आपको एक नोटबुक बनानी है। वहाँ पर आप क्या प्रिपेयर करने वाले हो? सेक्शन की लिस्ट यहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे। क्यों मैम सेक्शन की लिस्ट? क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस अगर याद रखते हो तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैंने बोला है पूरे सिलेबस में आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो चाहते हो कि हमें CS एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर करना है, एग्जामिशन लानी है कंपनी लॉ में, ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। उसके लिए आप एक कॉपी बनाएंगे, एक नोटबुक लेंगे और सेशंस के साथ साथ ही कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है। सेशंस के साथ साथ ही जो भी सेक्शंस आते हैं आपको सेक्शन लिखता है और वो सेक्शन किस बारे में बात करता है, राइट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेबिलिटी से ही। इसका निमोनिक क्या है? अच्छा, बच्चों ने तो टाइप भी कर लिया, इसका निमोनिक है बिग्स बी। अच्छा, जैसे बिग बी होता है ना बिग ब्रदर, वैसे ही इसका निमोनिक क्या है हमारा? बिग्स बी। कैसे? बी से है हमारा बैंकिंग कंपनीज, तो बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। आई से आपका इंश्योरेंस कंपनी है। जी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी है। एस से हमारा कौन सी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। और नेक्स्ट हमारी बॉडी कॉरपोरेट हो जाएगी। ठीक है, क्या ये क्लियर है हमें? अच्छा, एक एक करके देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है ये, बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी, ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, और ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तो इन सभी पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन, दीदी इनके अपने एक्ट भी तो होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी का ना अपना खुद का एक्ट भी होता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा IRDA एक्ट, या बैंकिंग कंपनी का भी अपना एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो उन्हें अपना स्पेशल एक्ट भी फॉलो करना है, साथ ही साथ कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है। लेकिन अगर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या? यानी कि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, अपोजिट बात कर रहे हैं। बैंकिंग एक्ट कुछ और बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहे हैं। तो फिर बैंकिंग कंपनीज किसकी बात मानेगी रे बाबा? तो उस केस में आपको किसकी बात माननी रहेगी? आपका जो स्पेशल एक्ट है, यानी कि बैंकिंग कंपनी को अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात माननी रहेगी, अपना जो स्पेशल एक्ट है उसके बारे में बात माननी रहेगी। सो फटाफट से मुझे बताओ एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी किस किस पे एप्लीकेबल है यहाँ पर? बिग्स बी पे। सबसे पहला तो बिग्स बी से पहले सारी कंपनी पे जो किस में बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में। उधर बोलो तुम, है ना, सिर्फ सुनना नहीं है, यू हैव टू स्पीक। यही समझा रही थी मैं, तो आपको बोलना है यहाँ पर। बी से बैंकिंग कंपनी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, एस से ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, और बी से ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसे गवर्नमेंट ने बताया है, राइट। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ आप आपके ना बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन मतलब क्या 11th-12th से पढ़ रहे होंगे कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है। सबसे पहला, कंपनी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग साथ में मिलकर अपनी इच्छा से क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी फॉर्म करते हैं, तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि जिसने कंपनी को बनाया वो अलग और कंपनी अलग, तो दी बोथ आर डिफरेंट, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी कैसी पर्सन है, यहाँ पर कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है लॉ की आइज में। तो कंपनी को नेचुरल पर्सन नहीं, कंपनी क्या तुम्हारी और मेरी तरह सांस ले सकती है, चल सकती है, खाना खा सकती है क्या, नहीं ना। तो कंपनी पर्सन तो है, लॉ की नज़र में एग्जिस्ट तो करती है, पर कैसी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है यहाँ पर। अच्छा, कंपनी ना अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेगी, वो प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, रिलायंस अपने नाम पे प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेल भी कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है इट कैन स्यू एंड बी स्यूड। स्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंपनी केस फाइल कर सकती है, कंपनी अपने खुद के नाम पर केस फाइल कर सकती है और कोई और कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझती हूँ कि हमारी एक कंपनी है हेरा फेरी, ठीक है, हेरा फेरी लिमिटेड, हेरा फेरी लिमिटेड का काम क्या है, हेरा फेरी लिमिटेड का काम है यहाँ पर क्या करने का, लोगों को सामान पहुँचाने का 20 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, 20 मिनट्स में सामान तो पहुँचाए, पर जैसे सामान पहुँचाना था ना कुछ और पहुँचा दिया, हेरा फेरी हो गई यहाँ पर सामान की। तो सामने वाला पर्सन जो केस फाइल करेगा वो किसके ऊपर केस फाइल करेगा, हेरा फेरी कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगा, कंपनी के ओनर के ऊपर नहीं करेगा, कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगा, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को केस फाइल करना है तो कंपनी अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है परपैचुअल सक्सेशन, एंड आप सभी की फेवरेट लाइन, मेंबर्स में गो मेंबर्स में कम बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। जो क्या बोलता है, चाहे कंपनी में कितने भी लोग आए कितने भी लोग जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, अरे बाबा हमारी कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये कंपनी सीख देती है कि आप लोगों को भी जिंदगी में किसकी तरह बनना है, कंपनी की तरह बनना है। हमारी जिंदगी में कोई भी आए कोई भी जाए, हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ये क्या बोलता है, परपेचुअल सक्सेशन बोलता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में ना उसका ऑफिशियल सिग्नेचर प्लेस करती है। अभी कंपनी के दो हाथ तो है नहीं तो वो साइन करेगी, कंपनी का एक सील होता है, वो सील प्लेस होगी और ऐसा मान लेंगे कंपनी ने ऑफिशियल सिग्नेचर कर दिया है। अच्छा, कॉमन सील रखना हालांकि ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसे रहती है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, इसका मतलब क्या है, तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि प्रियांशी ने क्या किया है, प्रियांशी ने हमारी कंपनी के शेयर लिया है, हमारी कंपनी के 1 शेयर लिया है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, प्रियांशी ने 100 रुपये का शेयर ले लिया है। अच्छा, पे कितना क्या है, प्रियांशी ने यहाँ पर पे कर दिया है 40 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिया है। अभी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आई, कंपनी को पेमेंट करना है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आई है, कितने रुपए की लाइबिलिटी आई है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आई है ₹10,000 की। मेरा एक ही क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, कंपनी की लाइबिलिटी आई है 10,000 की, प्रियांशी को कितना पे करना है यहाँ पे। अच्छा, फिर से बताती हूँ, प्रियांशी ने कंपनी का शेयर लिया है कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ वो ऑलरेडी पे कर चुकी है, कंपनी के ऊपर 10,000 रुपये की लाइबिलिटी आती है। अभी प्रियांशी को कितना पे करना रहेगा, बताओ ज़रा, अमाउंट बताओ। अच्छा, जीरो वाला कौन है? वाह वाह, जीरो कैसे दिनेश, जरा समझाओगे आप हमें, जीरो क्यों? अच्छा, एकदम परफेक्ट आंसर्स दे रहे हो आप सभी बच्चा। गरिमा, अरविंद, साम्या, समीक्षा, वेद प्रकाश, प्रियांशी, सही है, 60 रुपीज़ पे करने रहेंगे।
यानी कि कहने से जो बस उसका अनपेड अमाउंट था, जो सिर्फ अनपेड अमाउंट था वही उन्हें देना रहेगा। ऐसा अमाउंट जो कि अनपेड था उन्होंने नहीं दिया, बस वो ही देना रहेगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कंपनी की लाइबिलिटी 10,000 हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, 100 लाख हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उतना पैसा देंगे जितना हमारा शेयर्स का बाकी है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, विच इज़ जो भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे वही आपको देना रहेगा। ये सभी क्या है आपके कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर। अच्छा, ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे। इससे एक क्वेश्चन आता है, क्या लगता है तुम्हारे, क्या कंपनी सिटीजन है क्या? क्या ये कंपनी इंडिया की सिटीजन कहलाएगी क्या? क्या तुम रिलायंस को बोल सकते हो ये इंडिया के सिटीजन है, या टाटा को बोल सकते हो, या कोई और कंपनी को बोल सकते हो ये तो इंडिया के सिटीजन है? सो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा लोग, कंपनी कभी भी इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जो सिटीजनशिप है ये किसको मिलती है? ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को मिलती है। सो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है क्या? सोचो सोचो सोचो, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एंड बिकॉज कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इसलिए यहाँ पर कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती है। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है यहाँ पर, जो डिपेंड करता है कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर होता है, पर कंपनी को यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राइट? अच्छा, सो बोला गया है इन जनरल कंपनी फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसको मिलते हैं? अरे फंडामेंटल राइट्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा CA-CET में, और आने वाले टाइम में आप GI-GL में भी पढ़ने वाले हो, वो फंडामेंटल राइट्स भी कंपनी को नहीं मिलते हैं। इन शॉर्ट कंपनी के नॉट बी अ सिटीजन, कंपनी सिटीजन क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को मिलती है। एकदम परफेक्ट है यहाँ तक हमें। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या आपके मन में? क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है? Is it done? Yes, पीयूष, कंपनी कैन नॉट बी ए सिटीजन क्योंकि सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलती है। क्रिस्टल क्लियर है? चलो ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन। तो जैसे ही सेक्शन देखोगे, ये जो तुम्हारे हाथ में पेन है और सामने जो कॉपी, उसमें राइट डाउन कि ये सेक्शन है और ये सेक्शन क्या बारे में बात करता है। फटाफट लिखो लिखो लिखो, ठीक है? क्या बताऊं गरिमा? चलो, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 464 जो बोलता है इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन मतलब क्या बोलता है? अगर आपका कोई भी एसोसिएशन है, यानी कि हम सब ने साथ में मिलकर, हम अभी 65 पीपल है, हम सब ने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि हम क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है? हम सभी ने साथ में मिलकर डिसाइड किया हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ने साथ में मिलकर डिसाइड किया एसोसिएशन बनाते हैं, और वो एसोसिएशन अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाएगी? वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। इतना सिंपल है। यानी कि अगर मोर देन 50% साथ में मिलकर सोचते हम कुछ बिजनेस करते हैं पर वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसे आप क्या बोलोगे? इलीगल एसोसिएशन बोलोगे। सो कोई भी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप जिसमें कितने पार्टनर्स है, मोर देन 50% है, और वो सोचते हैं हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ काम करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, अगर मोर देन 50 नहीं, अगर हमने 20% ने साथ में मिलकर सोचा है कि क्या करें, हम 20% साथ में मिलकर ना पार्टनरशिप बनाते हैं, तो क्या वो इलीगल कहलाएगी? वो इलीगल नहीं कहलाएगी। 3 की पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहला, इलीगल के लिए आप अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो। दूसरा, मोर देन 50 पार्टनर्स होने चाहिए और आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो, तो ही वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। अगर 50 से कम पार्टनर्स हैं तो वो इलीगल नहीं कहलाएगा। अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चलेगा, अगर 20% ने साथ में मिलकर सोचा है, अनरजिस्टर्ड है तो वो इलीगल नहीं कहलाएगा। ये तीनों कंडीशन साथ में फॉलो करनी है। अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए, और प्रॉफिट मोटिव के लिए आप काम कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। हालांकि बोला है इलीगल एसोसिएशन में किसे इंक्लूड किया नहीं जाएगा। अगर आपकी कोई HUF है, पढ़ा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपको कोई फैमिली बिजनेस है जो सालों साल कैरी ऑन होता जा रहा है, तो ये HUF इसके अंदर नहीं आएगा।
दूसरा, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसे प्रोफेशनल ने फॉर्म किया है। अच्छा, प्रोफेशनल कौन? अरे आप ही के जैसे प्रोफेशनल्स, यानी कि CNA, CS, CMA, लॉयर्स, एडवोकेट्स, अगर उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म किया है तो वो भी इलीगल एसोसिएशन के अंदर नहीं आएगा। एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना और मेरे साथ रिपीट करना। इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464 बोलता है अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन होनी चाहिए, मोर देन 50 पार्टनर्स होने चाहिए वो, एंड थर्ड बोलता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, उसे इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। क्या इलीगल में नहीं आएगा? सबसे पहला, अगर वो HUF है तो नहीं आएगा, या ऐसी पार्टनरशिप जो किसने फॉर्म करी है, प्रोफेशनल्स ने फॉर्म करी है, वो भी इलीगल एसोसिएशन में नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अभी क्या बोला गया, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ये देखना, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है, मोर देन 50 पार्टनर्स है, तो मुझे ये बता दो पहले, क्या ये इलीगल है? एक पार्टनरशिप फर्म में जो कि अनरजिस्टर्ड है और मोर देन 50 पार्टनर्स है, क्या ये इलीगल है? क्या ये इलीगल है? क्या लगता है? पार्टनरशिप फर्म जो अनरजिस्टर्ड है और मोर देन 50 पार्टनर्स है, विल इट बी ट्रीटेड एज इलीगल? यस, इसे हम इलीगल मानेंगे, राइट? परफेक्ट, यस, ये इलीगल है। ठीक है, यहाँ तक एकदम सॉर्टेड है। अच्छा, ये पार्टनरशिप फर्म है ना, किसने फॉर्म करी है? ये फॉर्म करी है एक HUF ने, जिसमें मोर देन 50 मेजर मेंबर्स हैं। समझो, ये पार्टनरशिप फर्म किसने बनाई है? HUF ने बनाई है। तो क्या फिर भी इस पार्टनरशिप फर्म को इलीगल मानोगे क्या? एक HUF है, ठीक है, एक HUF है जिसमें मोर देन 50 पार्टनर्स है, तो दिमाग में आना चाहिए HUF कभी भी इलीगल एसोसिएशन नहीं होगा, तो HUF तो नहीं होगा। पर इस HUF ने अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है जो अनरजिस्टर्ड है, मोर देन 50 पार्टनर्स है, तो फिर क्या? समझ आया मेरा केस? चलो, अगर कंफ्यूजन है तो सुनो, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने फॉर्म किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो मोर देन 50 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिसमें मोर देन 50 पार्टनर्स हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये पार्टनरशिप फर्म इज इट इलीगल? मुझे सिर्फ ये आंसर चाहिए, क्या ये इलीगल है? क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल है क्या? अच्छा, बच्चे बोले नहीं 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 मैम, इलीगल नहीं। क्यों नहीं इलीगल है? रीजन क्या है? इलीगल क्यों नहीं है पर ये? और जो यस बोल रहे क्यों इलीगल है? देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म अगर अनरजिस्टर्ड है और अगर मोर देन 50 पार्टनर्स हैं तो 101% वो इलीगल ही होगी। यस यस यस, इट विल बी इलीगल। ये फर्क नहीं पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को किसने बनाया, तुमने बनाया, मैंने बनाया, कोई HUF ने बनाया या किसने बनाया, वो फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो इलीगल ही होगी। अच्छा, ये HUF कभी भी इलीगल नहीं होगा। HUF नेवर बी इलीगल एसोसिएशन, क्योंकि HUF के ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो HUF इलीगल नहीं होगा। पर अगर HUF ने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसे हम इलीगल मानेंगे। क्या ये डन है? क्या ये क्लियर है हमें? सो पढ़ो, अगर पार्टनरशिप फर्म HUF ने बनाई है जिसमें मोर देन 50 मेजर मेंबर्स है तो उसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। क्या ये डन है? परफेक्ट, ऑसम, ग्रेट। अच्छा देखो ना, अगर तुम ही सब सही आंसर्स दे देते तो मेरा क्या है ना। तो अगर मैं हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हें एडिशनली कोई नॉलेज यहाँ पर दूंगी। जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं बाबू मोशाय। चलो, इफेक्ट देखिए लीगल एसोसिएशन के। क्या इफेक्ट है? अगर इलीगल एसोसिएशन है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर वो नहीं हो सकती है, ना ही वो वाइंड अप हो सकती है, बंद नहीं हो सकती है। उसे हम डिसरिगार्ड करेंगे एज एन एंटिटी, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा यहाँ पर, वो केस भी फाइल नहीं कर सकती है और ना ही कोई उस पर केस फाइल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर द रीडिंग पर्पज आपको देखना है, इसे आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये समझना रहेगा, राइट। आदित्य सोनी बेटा, अगर 50 होते तो वो कभी इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी ही नहीं। वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वॉइस अभी ठीक है? इज द ऑडियो परफेक्ट? परफेक्ट है?
ठीक है। अच्छा, अभी 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 हम बहुत ही मेजर पार्ट पे आए हैं जिससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी तक जो आपने देखा है वो आपने कहीं ना कहीं CSET में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं 11th-12th में ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा क्या देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक कंपनी है हमारी, ये कंपनी का नाम क्या है? मोटू पतलू लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी क्या है हमारी? मोटू पतलू लिमिटेड। हर एक कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर कंपनी के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है MOA, जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है AOA, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत सी चीज़ें बताता है यहाँ पर। ठीक है, क्या बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? ये बताएगा कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? ये बताता है कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी अंदर से कैसे काम करेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सो मैंने क्या बोला है, हर कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, OPC हो, हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता ही होता है। और यहाँ पर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आप जैसे, मेरे जैसे कोई भी लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देख सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, तो कोई भी इसे देख सकता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे सब कुछ समझ आ जाएगा हमें। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी करते हैं हम लोग, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आई थी और पता नहीं कितनी कितनी सेल आती रहती है। मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पर एरिका। सो व्हाट एरिका हैज़ डन, एरिका ने क्या किया है, ऑनलाइन शॉपिंग करी है और एरिका ने ना एक इक्विपमेंट मंगवाया है। ठीक है, एरिका ने यहाँ पर मान लो कोई मशीन मंगवाई है, ये एरिका ने मंगवाया है, लेट्स अज्यूम कोई मशीन मंगवाई है, एरिका ने मशीन मंगवाई है। ठीक है, देखा, अभी एरिका को लगता है वो मशीन सही से काम नहीं कर रही है, तो एरिका क्या कर देगी, उसे रिटर्न करना चाहती है। पर ये क्या, एरिका जैसे ही रिटर्न करने जाती है, देखती है रिटर्न हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है। अभी तो दिक्कत आ गई, क्या एरिका कुछ कर सकती है यहाँ पर? कैन शी डू एनीथिंग? क्या तुम्हें नहीं लगता है जब एरिका ने परचेस किया होगा तब उसे देखना चाहिए था, उसे वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए थी, क्या वो रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है, या फिर रिटर्न पॉलिसी अगर अवेलेबल है तो कितने दिनों में है, 7 डेज़ में है, 14 डेज़ में है। लेट्स अज्यूम कि 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती और वो 15 दिन बाद रिटर्न करना चाहती, क्या वो पॉसिबल होगा? क्या 15 दिन बाद रिटर्न होगा? क्या नहीं, 15 दिन बाद तो रिटर्न होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिटर्न पॉलिसी ही 7 डेज़ की थी। सो कहना ही से कि जब यहाँ पर लिख रखा है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, साफ साफ लिख रखा है, उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, डिटेल्स लिख रखी है, डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर लिख रखा है। सो कहने से हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जब उसने, एरिका ने वो सामान खरीदा था तब उसने ऐसा पढ़ा होगा। क्या मैं अज्यूम करूँगी कि जब एरिका ने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी वो उसने पढ़ा होगा? और ना कि सिर्फ पढ़ा है, पढ़ा तो था पर उसने उसे इग्नोर कर दिया, ना कि सिर्फ पढ़ा है पर साथ साथ समझा भी है उसने, राइट? हम ऐसा अज्यूम करेंगे ना कि उसने पढ़ा है और उसने समझा भी है। ओके, परफेक्ट। अभी दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये है रोड, मस्त सुहाना सा मौसम हो रहा है, तुम रास्ते पर जा रहे हो। ठीक है, तुम रास्ते पर जा रहे हो, सुहाना सा मौसम हो रहा है यहाँ पर, और आगे लिखा होता है डेंजर डेंजर। ठीक है, या फिर स्पीड स्लो करो, आगे घुमावदार रास्ता है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर पढ़ा होगा, राइट? तो वो क्या चीज़ है, क्या अगर उन्होंने इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है तो क्या हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि उस रोड से जो भी पर्सन जा रहा है उसने ये पढ़ा है? अगर उसने नहीं पढ़ा तो उनकी गलती है, उसने पढ़ा है और ना कि सिर्फ पढ़ा है पर समझा भी है। आगे लिख रखा है कि डेंजर डेंजर है, स्पीड स्लो रखो, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी वाला बहुत ही जोरदार स्पीड में जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी गलती है ना, रास्ते की तो कोई गलती नहीं है। या वो पर्सन एक एक के कान में बोलने आएगा, अरे अरे गाड़ी धीरे चलाना, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ऐसा मान लेंगे, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे, आपने पढ़ भी लिया, आपने समझ भी लिया है। अच्छा, कभी कभी आपको ये ना नया ऐप इंस्टॉल करते हो मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है, आप कभी कभी कोई नया ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी परमिशन मांगता है। ठीक है, और साथ ही साथ कभी कभी आपको
कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आप साइन इन करते हो तो वहाँ लिखा होगा येस आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, एक टिक बॉक्स होता है, ठीक है, एक टिक बॉक्स होता है जिसमें आप टिक लगाते हो दैट यू हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपने पढ़ भी लिया है और आपने समझ भी लिया है टर्म्स एंड कंडीशन। अब अगर कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर माने जाओगे, राइट। तो ये सब क्या है, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती है यहाँ पर। यही 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 चीज़ें आपकी कंपनी में भी होती हैं। ये बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी में आ रहा है, कोई भी पर्सन कंपनी में आ रहा है, कंपनी से डीलिंग कर रहा है, तो हम ऐसा समझेंगे कि उसने ये जो कंपनी का मेमोरेंडम है, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो पढ़ लिया है। जैसे ही आप कंपनी से डील करोगे हम ऐसा मान लेंगे कि आपने एमओए और एओए पढ़ा है, और ना कि सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, जबकि आपने उसे समझ भी लिया है, उसका मीनिंग भी समझ लिया है। क्या ये क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट देखो एक बार, हर कंपनी में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो ऐसा माना जाएगा कि उन्हें डीम्ड माना जाएगा, उन्होंने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लिया है, दे हैव रेड इट। अच्छा, फिर बोला गया ना कि सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा रे बाबा, बल्कि समझ भी लिया है, उसका प्रॉपर मीनिंग भी यहाँ पे समझ लिया है। सो कहने ही से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये किसे प्रोटेक्ट करता है, एक कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आउटसाइडर। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करती थी, तो यहाँ पर अगर इसने ये सामान मंगवाया होता, लेट्स अज्यूम मिंत्रा से, तो प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, मिंत्रा कंपनी को ही मिलेगी ना। मिंत्रा को प्रोटेक्शन मिलेगी कि हमने तो सब कुछ लिख रखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है। सो कहने से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमेशा कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आउटसाइडर। वही 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 जब भी आप कंपनी से डीलिंग करोगे कंपनी को प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी, हम ऐसा मानेंगे आपने पढ़ा है और आपने समझा है। तो क्या 3 की पॉइंट्स है यहाँ पर, 3 की पॉइंट्स बोलो। जब भी कोई पर्सन डील करेगा कंपनी से, आपको उधर बोलना है, मुझे सुनाई देना चाहिए, जब भी कोई पर्सन डील करेगा कंपनी से हम ऐसा मानेंगे उसने पढ़ा है मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा, उसने ना कि सिर्फ पढ़ा है जबकि रेड एंड अंडरस्टूड। थर्ड, किसको प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आउटसाइडर। अच्छा, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा दीदी दीदी डॉक्ट्रिन मतलब क्या, मतलब समझो इट इज़ अ प्रिंसिपल, राइट, एक तरह का ये क्या है, प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है, तो सी से कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सी से कंपनी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या ये क्लियर है, क्या ये डन है? अच्छा, इसी का एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, अगर कोर्ट किसी भी पर्सन से डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है तो कोर्ट क्या करती है ना, उसके लिए सम्मन पब्लिश कर लेती है, यानी कि बुलावा कहाँ पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है। और जैसे ही सम्मन न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है तो ऐसा अज्यूम करा जाएगा कि सबने पढ़ लिया है। अगर यार कोई चीज़ न्यूज़पेपर में दे दी है, पब्लिक नोटिस में दे दी है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो सब ने पढ़ा है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अभी तुम्हें पता है जू में तुमने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कभी कभी कोई लायन टाइगर होता है, वहाँ वहाँ साफ साफ लिख रखा होता है कि इनको कुछ खाने का नहीं देना है, ठीक है, इनको कुछ खाने वाने का नहीं देना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको शांति नहीं होती है, वो क्या करते हैं, उनको ऐसे अंदर से केज में से अपना हाथ देंगे और कुछ खाने का देते हैं। तो कभी कभी अगर लॉयन का मूड सही नहीं हुआ, टाइगर का मूड सही नहीं हुआ, तो वो उन्हीं को खा लेते हैं। तो वहाँ पर कहने ही से वो पर्सन की गलती है, जू वालों की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर रखा है कि आपको खाने पीने का कुछ नहीं देना। फिर भी अगर आप दे रहे हो खाने पीने का और फिर तुम ही अगर उसके खाना बन गए हो तो उसमें उनकी गलती नहीं है, आप ही ने ऐसा काम किया है, हमने तो साफ साफ मना किया था। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर, अगर कुछ लिखा है तो हम ऐसा मान लेंगे आपने पढ़ा है, आपने वो उसे समझा है। आई हैव ट्राइड टू गिव यू एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल सो दैट आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और डॉक्ट्रिन हम पढ़ने वाले हैं, ये डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट। अच्छा, पहली वाली डॉक्ट्रिन क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। ये डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्रिन आखिरकार बोलती क्या है, उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी टाइम, ठीक है। तो इससे पहले मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक स्टोरी। चलो, ये स्टोरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर देना ही नहीं है हमें, ठीक है।
स्टोरी क्या है, यहाँ पर एक बैंक है, बैंक का नाम क्या है, बैंक का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक। ये बैंक ना कंपनी को लोन देता है, कंपनी को लोन देता है, कितना 100 करोड़ का लोन दे रहा है वो कंपनी को। अच्छा, बैंक अगर कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, कंपनी को लोन दे रहा है, तो उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए बैंक की, क्या ड्यूटी होनी चाहिए बैंक की, कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी होनी चाहिए, आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता था। तो ये बैंक की ड्यूटी है कि कंपनी के साथ डील करने से पहले उसको कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना पढ़ना रहेगा। ओके, सो बैंक ने लोन देने से पहले यहाँ पे कंपनी का एओए और एमओए 100% यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। उसमें ऐसा लिख रखा था कि कंपनी लोन ले सकती है, उन्हें क्या करना है, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना है। शेयर होल्डर रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो पब्लिक डॉक्यूमेंट इन्होंने पढ़ लिया। अभी शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लिया या नहीं लिया वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सो बेसिकली बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी ने बदले में एक बॉन्ड इशू कर दी कि हम 3 साल बाद रीपे कर देंगे। सॉर्टेड चल रहा है, 3 साल बाद रीपे हो जाएगा, उन्होंने दे दिया है। अभी कंपनी आराम से चल रही थी, लेकिन एकदम से कंपनी का बुरा वक्त आया और कंपनी लॉसेस में जाने लग गए। और लॉसेस में जाने लग गए तो ये टाइम आ चुका था कंपनी को वाइंड अप करने का। अच्छा, कंपनी को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका था, यानी कि कंपनी को बंद करने का टाइम आ चुका था। इसीलिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो बेसिकली कंपनी के सारे एसेट्स को बेचता है और जो भी पैसा आता है उससे कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करता है। तो यहाँ पर एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। लिक्विडेटर का नाम क्या था, इस लिक्विडेटर का नाम था तुर्कांड। तुर्कांड अपॉइंट हुआ। ये बैंक वाले गए तुर्कांड के पास, बोले तुर्कांड हमने ना लोन दिया था 100 करोड़ का और कंपनी को रीपे करना था, तो दो हमारे पैसे भी दे दो। तुर्कान बोलता है रुको जरा, सब्र करो, हमको देखने दो। तुर्कान ने डॉक्यूमेंट्स देखा और देखा और देखा और पता किया कि कंपनी के पास अथॉरिटी तो थी लोन लेने की, लेकिन कंपनी ने जो रिजोल्यूशन है ना, ये जो शेयर होल्डर रिजोल्यूशन है ना, वो पास ही नहीं किया और बिना शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास किए कंपनी ने लोन ले लिया। तो तुर्कान बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया ही नहीं, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। अरे बैंक बोले अरे ऐसे कैसे, हमने तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ा ना। तुर्कान ने मना किया। अभी बैंक क्या करता, तो बैंक ने क्या किया, केस फाइल कर दिया। कंपनी तो बंद हो रही थी, केस किसके ऊपर फाइल किया, तुर्कान के ऊपर केस फाइल कर दिया। अभी ये केस गया कोर्ट में और कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट बोलता है कि येस बैंक को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए थे, बैंक ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़े, बट कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी में रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ ये बैंक को पता नहीं चलेगा। बैंक वालों ने पूछा रेजोल्यूशन पास किया, कंपनी ने बोला हाँ कर दिया, तो भी बैंक वाले अंदर कंपनी के देखने तो नहीं आएंगे ना कि रेजोल्यूशन पास हुआ या पास नहीं हुआ। सो कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है उसके लिए आउटसाइडर्स को पता नहीं होगा। आउटसाइडर्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और इसीलिए इनकी बैंक वालों की कोई भी गलती नहीं है। तुर्कान को पैसे देने पड़ेंगे बैंक वाले को, दे हैव टू रीपे इट। क्या ये समझा? और इसीलिए ये केस का नाम क्या है हमारा, रॉयल ब्रिटिश बैंक, क्योंकि इन्होंने केस फाइल किया था। किसके ऊपर केस फाइल किया था, वर्सेस तुर्कांड के ऊपर। और इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज तुर्कांड रूल के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये स्टोरी समझी? क्या ये स्टोरी समझी? हमें मजा आया? स्टोरी जैसा ही समझना है अपने को, ठीक है? स्टोरी क्लियर है? ये हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ा है। अभी इंडोर मैनेजमेंट देखते हैं। सो कहने से ये जो इंडोर मैनेजमेंट था ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी। जो बाहर वाले हैं ना उन्हें प्रोटेक्ट ये करता है। ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि यार आउटसाइडर ने तो गुड फेथ में काम किया है, अच्छे इंटेंशन के साथ काम किया। अगर आउटसाइडर ने गुड फेथ में काम किया है और कोई भी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन एंटर किया है तो आउटसाइडर ऐसा समझेगा कि कंपनी में सारे काम सही से हो रहे हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारे रूम में 4 घंटे बैठे हो और मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मम्मी तो यही समझेगी कि मेरी बच्ची पढ़ रही है। वो अलग बात है तुम 2 घंटे फ़ोन चला रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन मम्मा क्या समझेगी, मेरी बेटी तो पढ़ रही है, मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। वैसे ही अगर 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 यहाँ पर आउटसाइडर कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ एंटर करता है, गुड फेथ में एंटर करता है यहाँ पर, तो वो ऐसा एज्यूम करेगा कंपनी में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स सही से चल रहे हैं। तो वो ऐसा एज्यूम करेगा कि इंटरनली कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कंपनी ने सारे प्रोसीजर्स को यहाँ पर कंप्लाई किया है। अच्छा,
जो मैंने आपको केस लॉ बताया है उसी का लैंग्वेज फॉर्म है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस। क्यों मैम, हम क्यों पढ़ें? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझने की कोशिश करो कि कैसे केस लॉ को यहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो, डायरेक्टर्स, यहाँ पर क्या बोला, रॉयल ब्रिटिश बैंक के जो डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी वर ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स टू बोरो ऑन द बॉन्ड्स सच सम्स ऑफ मनी एज शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग। ये डायरेक्टर्स बोरो कर सकते थे लेकिन जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना था। डायरेक्टर्स गेव अ बॉन्ड टू तुर्कान, डायरेक्टर्स ने बॉन्ड दिया विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एनी सच रेजोल्यूशन, बिना रेजोल्यूशन पास किए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट तुर्कान कुड स्यू द कंपनी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। ऐसा हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हो गया है। सो जो आउटसाइडर्स हैं, द आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजिशन ऑफ अ कंपनी। कोर्ट ने क्या बोला, आउटसाइडर को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पोजीशन पता होगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंडोर मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स क्या है, इसीलिए वो लाइबल नहीं होंगे। क्या ये क्लियर है? अच्छा, द रीज़न वाई आई मेड द डायग्राम्स में चार्ट्स या ड्राइंग्स क्यों बना रही हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ को, ठीक है। डन है ये? अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हालांकि इसके बारे में हम पार्ट बी में भी देखेंगे। ये बोलते हैं डायरेक्टर्स नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, किसी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया और पता चलता है वो जो डायरेक्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। अच्छा, बाद में पता चलता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अभी डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है तो वो सारे काम कर रहा था अपने, उसने 1 2 3 4 सारे काम कर दिए, सारे एक्ट कर दिए। अच्छा, सारे एक्ट हो गए, 4 5 एक्ट हो गए, उसके बाद क्या पता चलता है कि डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट था वो वैलिड नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बाद में पता चलता है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, ये जो सारे काम डायरेक्टर ने किए हैं, क्या वो काम वैलिड माने जाएंगे या इनवैलिड माने जाएंगे? किसी को नहीं पता था कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। तो ये पॉइंट बोलता है अगर डायरेक्टर इज नॉट अवेयर ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन या फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, उसे भी नहीं पता था, उस दौरान उसने जो भी सारे काम किए हैं ये सारे काम कैसे माने जाएंगे, ये सारे काम हमारे वैलिड माने जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ है? अच्छा, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट बी में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टर्स चैप्टर में। तो यहाँ पर ऐसा बोला है अगर किसी भी डायरेक्टर ने शेयर्स अलॉट कर दिए या शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं, ठीक है, इवन आफ्टर वो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी उन्होंने शेयर्स अलॉट किए, शेयर्स फोरफीट कर दिए, पर उन्हें पता ही नहीं वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, तो उस केस में ये जो भी काम उन्होंने किया है ये परफेक्ट माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अभी सेक्शन 176 क्या है वो हम डायरेक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पढ़ाया उतना दिमाग में गया ना हमारे, पक्का ना? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाए क्या? एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सोच समझ का आंसर देना। दिमाग में जा रहा है क्या तुम्हारे? क्या दिमाग में जा रहा है क्या? अच्छा, मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि पूरा पूरा जा रहा है? थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है कि पूरा पूरा दिमाग में जा रहा है? अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, ऑसम। चलो चलो, मतलब दिमाग तो सही है हमारा, है ना? वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा, ऑसम। अरे अरे ग्रेट। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज पर जाते हैं, दैट इज एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है? अच्छा, क्या दीदी? अच्छा, सानिया का एक क्वेश्चन है, मैम दोनों ही डॉक्ट्रिन्स के बीच में डिफरेंस क्या है एक बार ये बता दो। ठीक है, चलो ये भी बता देते हैं हम आपको कि दोनों डॉक्ट्रिन्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चा समझो, मैं दोनों ही फिर से आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। एक डॉक्ट्रिन हमने देखा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक अभी हमने देखा इंडोर मैनेजमेंट। देखा जाए तो दोनों ही एकदम अपोजिट है। क्यों दोनों अपोजिट है बच्चा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस
क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि यहाँ पर हम प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी को। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आउटसाइडर। अच्छा, जबकि इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंपनी। तो ये तो हमें समझ आ गया है, दोनों अपोजिट है एकदम। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि अगर तुम कंपनी में आ रहे हो, अगर तुम कंपनी में यहाँ पर आ रहे हो, अच्छा स्पीड फास्ट लग रही है क्या आप लोगों को? यू कैन टेल मी बेटा, मैं थोड़ा स्लो चली जाऊंगी। इट्स टोटली ओके। अगर किसी टाइम इफ़ यू फील लाइक कि हाँ हाँ हमें थोड़ी सी स्पीड फास्ट लग रही है, अगर ज़्यादा बच्चों को ऐसा लग रहा है, वी विल टेक इट स्लोअर, ठीक है, नो वरी, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। चलो सुनो मेरी बात। पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रोटेक्ट कर रहा है कंपनी को और ये प्रोटेक्ट कर रहा है आउटसाइडर को। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ा है और साथ ही साथ समझा है। जबकि इंडोर मैनेजमेंट ऐसा बोलता है कि ठीक है आपने पढ़ा तो है यहाँ पर, लेकिन 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 कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये आउटसाइडर को पता नहीं चलेगा। जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं वो कभी भी आउटसाइडर को पता नहीं चलेंगे। इंटरनल अफेयर्स आउटसाइडर्स को नहीं पता चलेंगे, आउटसाइडर को सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही पता चलेगा। तो ये क्या है आपका मेजर मेजर डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। आई होप आई एम क्लियर बेटा। जिसको थोड़ा सा डाउट था दोनों के बीच में, दोनों ही एकदम अपोजिट यहाँ पर बात करते हैं। ऑल गुड, परफेक्ट, ठीक है, डन। अच्छा अभी एक्सेप्शंस देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता क्या था कि ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? रिकॉल करो, इंडोर मैनेजमेंट ऐसे ऐसे। इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर को, बाहर वाले को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंपनी। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। क्या इसका मतलब ये है कि अब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? सो कौन कौन से ऐसे केसेस है जब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इसके एक्सेप्शन देख रहे हैं, नहीं मिलेगी। अच्छा पहला एक्सेप्शन है जब ये आउटसाइडर को कुछ पता है, आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। दाल में कुछ तो काला है, आउटसाइडर को पता है फिर भी वो काम कर रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर सेव नहीं किया जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम हर एक के एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मान लो डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स को पता है कि अगर कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए और साथ ही साथ शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए। डायरेक्टर्स को ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल ले लिया है, शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया है। जब बाद में बात आती है तो डायरेक्टर कोर्ट में बोलते हैं कि यार जज साहिब हमें पता नहीं था कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था, हमारी क्या गलती कि कंपनी ने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया या कंपनी ने शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया। तो ये कोर्ट क्या बोलेगा, अरे चुप बेवकूफ़, तुम तो कंपनी के अंदर के पर्सन हो, तुम तो कंपनी के डायरेक्टर हो, तुम्हें तो पता होगा ना कि कंपनी में जनरल मीटिंग आई या नहीं आई, कंपनी में शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमने ये काम किया, मतलब कहीं ना कहीं यू हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, क्योंकि तुम तो कंपनी के अंदर के पर्सन थे। तो तुम ये नहीं सोच सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमें नहीं पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा था। आपको कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। सो अगर कोई पर्सन है जिसको इरेगुलरिटी का नॉलेज है, इवन ये मेन केस आता है डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स को तो पता होगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, डायरेक्टर्स को पता है कंपनी ऐसा कब कर सकती है अगर उसने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया। कंपनी ने शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया फिर भी वो काम कर दिया है, तो क्या डायरेक्टर्स ऐसा बोल सकते हैं हमें नहीं पता था शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया नहीं लिया, ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है, ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है, ऐसा नहीं बोला जाएगा क्योंकि डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टर सेव नहीं होंगे। ये रूल प्रोटेक्ट नहीं करता उन पर्सन को जिनको एक्चुअल में या इम्प्लाइड नोटिस है कि कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, जो कि कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। दस अ पर्सन नोइंग फुल्ली वेल, अगर किसी पर्सन को पूरा पता है कि डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी नहीं है ट्रांजेक्शन करने की, लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो इधर उन्हें प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है अगेंस्ट द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या ये क्लियर है हमें? क्या ये डन है? सेकंड पॉइंट में जाओ। सेकंड पॉइंट बोलता है नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अच्छा इस पे कोई डाउट है? यू कैन डेफिनेटली आस्क बेटा।
लेकिन ये पता कैसे चलेगा? अच्छा ओके आदित्य, डायरेक्टर्स तो आउट, अच्छा सुनो 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 मेरी बात बच्चा लोग, ओके आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वी आर गोइंग टू कंसिडर ईच वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे पता है अगर डाउट आ रहे मतलब तुमने समझने की कोशिश करी, वरना डाउट आते ही नहीं, ठीक है। ये कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। मान लो बोल रखा है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी से लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं? 1 लाख रुपीज तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड की अप्रूवल से। अच्छा मोर देन 1 लाख लेना है तो उन्हें जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। क्या ये क्लियर है? हो सकता है ऐसा, जहाँ पे डायरेक्टर कंपनी से लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए से ज़्यादा लेना है तो शेयर होल्डर की यहाँ पर हमें अप्रूवल चाहिए। ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है इसने अभी के हुआ क्या, डायरेक्टर्स ने टुक 3 लाख का लोन, डायरेक्टर्स ने 3 लाख रुपए का लोन ले लिया। डायरेक्टर्स ने यहाँ पर क्या किया है, 3 लाख रुपए का लोन ले लिया है, ठीक है। अभी कंपनी पैसा नहीं दे रही, कंपनी कितना दे रही, कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपीज दे रही है। तो डायरेक्टर्स बोलते हैं यहाँ पर कोर्ट जाके कि कंपनी हमें पैसा ही नहीं दे रही है, और हमें क्या पता, हमने तो पढ़ा था कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, हमें क्या पता कंपनी में ना जनरल मीटिंग हुई या नहीं हुई, हमें क्या पता शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ। क्या डायरेक्टर्स ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमें नहीं पता कंपनी में शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं है? अरे तुम तो कंपनी के पर्सन हो, तुम तो कंपनी को मैनेज करते हो, यू शुड हैव द नॉलेज कि कंपनी में रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ। अगर तुम मोर देन 1 लाख का लोन यहाँ पर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि यहाँ पर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। कहने से कि वो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्या वो उसे इंडोर मैनेजमेंट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी क्या? कि हमें नहीं पता, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि आपको नॉलेज था, इन डायरेक्टर को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो भी हम क्या मिल रहा है, हमें 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे इरेगुलरिटी है। अगर इरेगुलरिटी का नॉलेज है डायरेक्टर्स को तो उस केस में इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर हियर। तो ये अगर आउटसाइडर को नॉलेज है इरेगुलरिटी का तो यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अरे सामने वाले पर्सन को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का नॉलेज नहीं है, यानी कि आप मस्त मस्ती में गए और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया। कंपनी का काम क्या था, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, कंपनी का काम क्या था, कंपनी क्या करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती थी कंपनी? सारी स्टेशनरी आइटम्स की, पेन्स की वगैरह की, सभी की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आगे, तुमने कंपनी को बोला मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम क्या करना, घर बना देना मेरा, ठीक है। तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कर दिया, कंपनी भी बोली ठीक है बना देंगे। कंपनी ने तुमसे 5 लाख रुपए ले लिए पर घर बनाने से मना कर दिया, बोलती कि यार ये हमारे ऑब्जेक्ट में ही नहीं है। तो क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारी ड्यूटी थी कि कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल्स तुम्हें पढ़ के आना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की तो तुम कंपनी को नहीं बोल सकते नहीं अब तो तुम्हें घर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, यू कैन नॉट डू दिस, और यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम नहीं बोल सकते हो हम क्या करें, भी वो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स है, कंपनी क्यों घर नहीं बना रही है, ये आपके ड्यूटी कि आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए था। सो रूल उस पर्सन के फेवर में तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, उस पर्सन के फेवर में रूल नहीं लगता है जिसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ा ही नहीं है, उसको तो हम बाहर भगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, जाओ जाओ निकलो यहाँ से, डन। अच्छा थर्ड है हमारा फॉर्जरी। क्या होता है फॉर्जरी मतलब? अच्छा तुम्हारी लैंग्वेज में व्हाट इज फॉर्जरी, क्या समझते हो तुम लोग, जरा बताओ मुझे। देखो फॉर्जी मतलब एक्चुअली में होता है फेक सिग्नेचर। किया होगा ना बचपन में बहुत, हमारे आंसर शीट्स में, टेस्ट कॉपीज में, मार्कशीट में, कि हम लोग पेरेंट्स के ना फेक सिग्नेचर करते थे। ये जब बचपन में बड़ा शौक होता था कि पेरेंट्स या पापा मम्मा जैसे ना सिग्नेचर करने का, किसी न किसी ने तो 100% किया होगा, राइट ऐसा। तो फॉर्जरी मतलब होता है फेक सिग्नेचर। अभी इसका एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर ना तुमने मेरे नाम पर एक डॉक्यूमेंट बनाया और जिसमें लिखा कि आई वॉन्ट टू गिव माई आईफोन, मुझे मेरा आईफोन किसको देना है, यहाँ पे मिस्टर ए को देना है, और तुमने ना मेरा साइन कर दिया, तुमने लिखा आई वॉन्ट टू गिव माई आईफोन टू मिस्टर ए, साइन कर दिया मेरा वहाँ पर।
मिस्टर ए ने बोला ठीक है, मेहंदी मैम ने बोला आईफोन देना है, मतलब वो आईफोन देने वाली है मेरे को। क्या अब मिस्टर ए मुझे कंपेल कर सकता है क्या कि मैम आपने लिखा है ना, आपने देखो सिग्नेचर भी किया, अब आपको आईफोन तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं तो आराम से पढ़ा रही थी तुम लोगों को, मुझे क्या पता मेरे नाम पे किसने ऐसा कर दिया है। तो क्या कोई मुझे कंपेल कर सकता है कि मुझे मेरा आईफोन मिस्टर ए को देना पड़ेगा? नॉट पॉसिबल, कंपेल कर ही नहीं सकता। किसी ने मेरे साइन को फॉल्ज किया, यहाँ पे फेक सिग्नेचर हुआ है। और जब भी ऐसा होता है ये ट्रांजेक्शन कैसा माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है मैम ये सब मुझे नहीं पता, ये आपका इंटरनल मामला है, मुझे तो आईफोन देना, अब मुझे आईफोन देना पड़ेगा? क्या मिस्टर ए बोल सकता है ऐसा कि मैम ये मुझे नहीं पता, ये सब आपका इंटरनल अफेयर्स है, ये इंटरनल मामला है, मुझे मेरा आईफोन चाहिए अब तो दो? क्या उसे रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा क्या? नो 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 नो, बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, फॉर्जरी के केस में रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बिल्कुल भी कतई प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैसा माना जाएगा? ये ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कैसा माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा। अच्छा, इसी में मैं आगे चलती हूँ। किसी पर्सन ने मेरे साइन फॉल्ज किए, मेरा आईफोन लाके किसको दे दिया? मिस्टर ए को दे दिया है यहाँ पर। तो क्या मैं मिस्टर ए से फिर से मेरा आईफोन मांग सकती हूँ क्या? मेरा आईफोन फिर से ले सकती हूँ मिस्टर ए से? बिल्कुल ले सकती हूँ। अब इसमें मिस्टर ए की क्या गलती है? आई अग्री, मिस्टर ए की कोई गलती नहीं है, पर जिसने ये डॉक्यूमेंट फॉल्स किया, लेट्स अज्यूम मिस्टर बी ने क्या किया, डॉक्यूमेंट में फेक सिग्नेचर कर दिए मेरे, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया है, तो यहाँ पे मिस्टर ए को पनिशमेंट होगी, मिस्टर ए के ऊपर पेनल्टी, मिस्टर बी के ऊपर पनिशमेंट होगी, मिस्टर बी को पेनल्टी लगेगी, लेकिन मेरा आईफोन तो मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि मेरी क्या गलती? मैंने तो ना फॉल्स किया था, ना मेरे फेक सिग्नेचर थे, किसी और ने किया था। तो जिसने डॉक्यूमेंट फॉल्स किया, जिसने फेक सिग्नेचर किया, उसे पनिशमेंट मिलेगी और मिस्टर ए से मेरा आईफोन मुझे फिर से मिल जाएगा। तो कहने से ये जो ट्रांसफ़र हुआ था, मेरा आईफोन जो ट्रांसफ़र हुआ था, वो ट्रांसफ़र भी कैसा होगा? नल एंड वॉइड होगा। क्या ये क्लियर है? एकदम लॉजिकल चीज़ है ना, कुछ ऐसा हाई फाई तो हम देख नहीं रहे, क्वाइट लॉजिकल। अभी समझो, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा एक और चीज़ इसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि एक कंपनी है, कंपनी में मिस्टर ए इज़ अ शेयर होल्डर। एक और स्टोरी बता रही हूँ, मिस्टर ए शेयर होल्डर है, यानी कि मिस्टर ए के पास क्या है? इस कंपनी के शेयर्स हैं। मिस्टर ए ने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने बदले में पैसे दे दिए, ठीक है। मिस्टर ए ने शेयर्स दिए, मिस्टर बी ने क्या दे दिया है? बदले में यहाँ पर पैसे दे दिए हैं। मिस्टर बी ने शेयर सर्टिफिकेट दिया। शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देती है आपको जब आपके शेयर एक से दूसरे पर्सन को चले जाते हैं, तो नाम चेंज करना होगा। पहले ये मिस्टर ए के नाम पे थे, अब ये मिस्टर बी के नाम पर हो जाएंगे। तो ये शेयर सर्टिफिकेट पे कौन सा पर्सन साइन करता है ना? दो डायरेक्टर्स के साइन होते हैं और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते हैं आपके शेयर सर्टिफिकेट पे। सो 2 डायरेक्टर्स एंड अ कंपनी सेक्रेटरी हियर, उनके साइन होते हैं। अभी दोनों डायरेक्टर्स थे नहीं, वो दोनों डायरेक्टर्स बाहर गए हुए थे। तो ये जो सीएस था ना, उसने क्या किया, इस सीएस ने दोनों डायरेक्टर्स के जो साइन थे ये फॉर्ज कर दिए। मतलब इस शेयर सर्टिफिकेट पे उसने सीएस के भी साइन कर दिए, पहला डायरेक्टर था उसके भी साइन कर दिए, और जो सेकंड डायरेक्टर था उसके भी साइन कर दिए, और शेयर सर्टिफिकेट दे दिया मिस्टर बी को। कहने से यहाँ पे सिग्नेचर उसने फॉर्ज किया है। और क्योंकि ये सिग्नेचर फॉर्ज किया है, क्योंकि अपने फेक सिग्नेचर किया है, ये जो ट्रांसफ़र था, ये जो शेयर ट्रांसफ़र हुआ था मिस्टर ए से मिस्टर बी को, ये शेयर ट्रांसफ़र भी नल एंड वॉइड माना जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन, दीदी मिस्टर बी की क्या गलती है? अच्छा, मिस्टर बी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी भी फॉल्स डॉक्यूमेंट से जो ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर फेक सिग्नेचर होते हैं, वो ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड माना जाता है। तो ये जो अलॉटमेंट है ये नल एंड वॉइड माना जाएगा, और पनिशमेंट किसको मिलेगी? सीएस को पनिशमेंट मिलेगी जिसने ये काम किया है। क्या 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 मेरा क्वेश्चन है, क्या मिस्टर भी बोल सकता है कि कंपनी ये तुम्हारा इंटरनल अफेयर्स है, तुम समझो, बाहर मत चले जाना, स्टोरी में ध्यान रखना पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। क्या मिस्टर भी ऐसा बोल सकता है कि कंपनी ये तो तुम्हारा इंटरनल अफेयर्स है? वॉइस इशू है क्या? ओहो, कुछ बच्चे ऐसे वॉइस लिखते हैं फिर कंफ्यूज कर देते। बेटा अगर एक बार पहले अपना सिस्टम चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मुझे बार बार चेक करना होता है, राइट। तो क्या मिस्टर भी ऐसा बोल सकता है कि कंपनी ये तुम्हारा इंटरनल अफेयर से, मेरी गलती नहीं है, सीएस ने साइन फॉल्ज किया, मैं अंदर देखने थोड़ी नहीं आऊँगा कि शेयर सर्टिफिकेट पे सीएस के कौन से साइन है, डायरेक्टर के ऐसे कौन से साइन है, आप देखने नहीं आओगे, आप ठीक हो, सही बात है, राइट। लेकिन फिर भी जब भी सिग्नेचर में फॉल्जरी होती है, फेक सिग्नेचर होता है, तो उस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाता है। मिस्टर बी को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ये नहीं बोल सकता है कि ये रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, मुझे इसके अंदर प्रोटेक्शन मिल रही, ये शेयर तो मेरे नाम पर ही हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ये क्लियर है?
अच्छा, अभी देखना, जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगती हैं। अभी फॉर्जरी में क्या बोला गया है, रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट एक्सटेंड टू ट्रांजेक्शन जिसमें फॉर्जरी हो रही है और वो ट्रांजेक्शन वॉइड एब इनिशियो माने जाएंगे। फॉर्जरी के केस में, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंसेंट, क्या कंसेंट ही नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं कि शेयर ट्रांसफ़र हो गए, तो फॉर्जरी के केस में तो कोई कंसेंट ही नहीं होता है, कोई राजीनामा ही नहीं होता है, उस पर्सन को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्या ये एग्जाम्पल हमें एकदम एकदम क्लियर हुआ? क्या क्या ये केस क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? थैंक यू सो मच श्रेया। एकदम परफेक्टली परफेक्ट है, हमें समझ आ गया कि मिस्टर बी को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगेंस्ट रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे फॉर्जरी हुई है, एंड जब भी फॉर्जरी होगी वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। अभी नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, जो तुम लोग हो, ठीक है, केयरलेसली अगर आपने कभी भी कोई भी काम किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेग्लिजेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हुआ क्या है इस केस में, ये भी हम समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये केस में क्या हुआ था, कंपनी था, कंपनी का एक अकाउंटेंट था, ठीक है। अभी एक पर्सन थे आनंद बिहारी, ठीक है। आनंद बिहारी को अकाउंटेंट ने ना कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली। आनंद बिहारी मस्त टशन में आते, और आनंद बिहारी अकाउंटेंट से बोलते हैं, यार ये कंपनी की प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करोगे क्या? अकाउंटेंट बोलता, हाँ हाँ ले लो ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं तुम्हें। आनंद बिहारी ने क्या किया, आनंद बिहारी ने पैसे दे दिए अकाउंटेंट को कि ठीक है ठीक है। आनंद बिहारी को इतना कोई नॉलेज नहीं था कि वो अकाउंटेंट है या क्या है। अकाउंटेंट ने बोला हाँ हाँ मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा। आनंद बिहारी ने सारे पैसे दे दिए अकाउंटेंट को कि अब वाह चलो ये प्रॉपर्टी तो मेरी होगी। अभी 2 दिन छुट्टी थी कंपनी में, सैटरडे संडे था। आनंद बिहारी जाते हैं मंडे और बोलते अब तो ये प्रॉपर्टी ना तो मेरी हो गई है। तो डायरेक्टर्स बोलते कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? तो बोले अरे मैं आया था ना फ्राइडे को, मैंने पैसे दिए थे इनको, ये जो भाई साहब यहाँ पर बैठे थे टेबल पे, मैंने इनको पैसे दिए थे, तो अभी प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई। वापस से डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे, अरे रुको जरा सब्र करो, तुम्हारे साथ तो क्या हो गया है, चीन टपाक डम डम, है ना। तुम्हारे साथ तो गलत फैमिली हो गई है। यहाँ पर तुम्हें देखना तो चाहिए कि तुम किसको पैसे दे रहे हो। वो जो पर्सन था वो तो अकाउंटेंट था, उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी। ये जो पर्सन था जिसको तुम पैसे देकर गए हो प्रॉपर्टी के लिए, उसके पास तो कोई भी अथॉरिटी ही नहीं थी ये कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने की। ये जो तुम्हारा ट्रांसफ़र था वो कैसे हो गया है, ये ट्रांसफ़र तुम्हारा वॉइड हो गया है। ये ट्रांसफ़र कैसा हो गया, हमारा वॉइड माना जाएगा। क्या ये समझा, क्लियर हुआ? ये तो बोलेंगे अभी कल करते, तो मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जाते हो, ठीक है, तुम जाते हो, तुम देखते हो यार मन्नत है, मस्त है, मन्नत खरीद लेता हूँ मैं, ठीक है। तुमने क्या किया, 1 करोड़ रुपए दिए। वॉचमैन से पूछता हूँ, मन्नत का जो वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड, उससे पूछता हूँ ये मन्नत बेचोगे क्या 1 करोड़ में? सिक्योरिटी गार्ड बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बेचूंगा ना मैं 1 करोड़ में। तुमने 1 करोड़ रुपए दिए सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है। अगले दिन गए मन्नत के लिए चाबी लेने के लिए, पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड तो फरार हो गया है। तुम बोलोगे अरे मैंने मन्नत खरीदा था कल, सिक्योरिटी गार्ड को 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। तो क्या बोला जाएगा, ये ट्रांसफर वॉइड है, उसके पास तो पावर ही नहीं है, उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं है बेचने की। एंड दैट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी। ये कौन सा केस था, ये केस था हमारा नेग्लिजेंस का, ये नेग्लिजेंस का केस था। क्या ये क्लियर हुआ है हमें? क्या ये स्टोरी समझ आई है? मजा आ गया है? स्टोरी समझ आ गई है हमें कि अकाउंटेंट के पास तो पावर ही नहीं थी यहाँ पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। सो ये ट्रांसफ़र वॉइड है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चलो अभी हम ये देखेंगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये उन लोगों को तो बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना जो नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं। क्या आनंद बिहारी ऐसा बोल सकता था मेरी कोई गलती नहीं है? क्या आनंद बिहारी यहाँ पर बोलेगा कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो अकाउंटेंट को यहाँ पे पैसे दे दिए ना, मुझे क्या पता वो तुम्हारी कंपनी का अकाउंटेंट है या कौन है, उसने बोला कि मैं बेचूंगा तो मैंने उसको पैसे दे दिए, अब तुम जानो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। कैन आनंद बिहारी सेड दिस? नहीं, नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता जो नेग्लिजेंटली यहाँ पर बिहेव करते, जो केयरलेसली बिहेव करते हैं। मान लो कल करते तुम्हारे पास क्या है, गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, तुम क्या देना चाहते हो, मुझे गोल्ड की ज्वेलरी, सोना 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 देना चाहते हो, राइट। तो तुम आए मेरे घर पर आते हो कि मैम ये लोगे क्या, हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। अभी मैं घर पे थी नहीं, ठीक है, मेरी जो मेड थी वो मेरे घर पे थी, वो बोलती है कि दीदी तो है नहीं, क्या काम है? तुम बोलते हो कि यार मुझे ना मैम को ज्वेलरी देनी थी गोल्ड की। मेड बोली अरे टेंशन क्यों लेते हो, दीदी तो मेरी बड़ी बहन जैसी, तुम मुझे ज्वेलरी दे दो, वो जैसी आती है मैं दे दूंगी। तुमने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, तुमने ज्वेलरी उनको दे दी है, राइट। तो अब तुमने ज्वेलरी उनको दे दी,
प्रिंसिपल आते हो तो मुझसे पूछते हो मैम कैसा लगा हमारे गिफ्ट, मैं बोलती हूँ कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, अरे वो हमने आपके मेड को दिया था। मैंने कहा मेरी मेड तो आई नहीं, वो तो चली गई, वो तो आ ही नहीं रही है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तब कहने से कि तुम मुझे ये बोल सकते हो मैम हमें नहीं पता, हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो आपकी मेड को दी थी, अब आप जानो और वो जाने, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि तुमने नेग्लिजेंटली यहाँ पर बिहेव किया है। जब भी कोई भी पर्सन नेग्लिजेंटली केयरलेसली बिहेव करता है, जैसा कि यहाँ पर आनंद बिहारी ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, सो आनंद बिहारी कंपनी को ये नहीं बोल सकता है कि अब ये प्रॉपर्टी सारी की सारी मेरी हुई, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देगा। सो इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट द पर्सन जो कि नेग्लिजेंटली यहाँ पर काम कर रहा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट है, ये डॉक्ट्रिन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पर कोई प्री कंडीशन फुलफिल करनी है। अच्छा, ये दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। कोई भी चीज़ है जिसको आपको पहले फुलफिल करना है, कोई कंडीशन पहले लगाई गई है कि ये ट्रांजेक्शन हम तभी करेंगे जब ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे, तो अगर प्री कंडीशन फुलफिल करना है तब आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड लास्टली, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन है इन रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, ये कंपनी जो एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट हुई है कहीं वो सिर्फ एक एजेंसी तो नहीं है, यानी कि सिर्फ वो फ्रॉड करने के लिए तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, क्या कंपनी एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई, कहीं उसका कोई और पर्पस तो नहीं है। तो इन दोनों केसेस में भी हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये सारे हमने क्या देखे, एक्सेप्शंस देखे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। अच्छा, कैसे याद करने वाले हो, इसका भी हम एक निमोनिक याद कर लेंगे। क्या निमोनिक होगा इसका, INFN। क्या है ये निमोनिक, ये निमोनिक है INFN। अच्छा, आई से क्या है यहाँ पर, इरेगुलरिटी, जब आउटसाइडर के पास नॉलेज हो इरेगुलरिटी का। एन से क्या है यहाँ पर, एन से क्या है हमारे पास यहाँ पर नेग्लिजेंस। एफ से फॉर्जरी, और एक और एन से क्या है, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो कैसे याद करोगे, बोलो बोलो मेरे संग, INFN। आई से इरेगुलरिटी का नॉलेज है, एन से नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एफ से फॉर्जरी, एंड एन से नेग्लिजेंस। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अभी मुझे बताओ, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, कोई डाउट है आप लोगों के मन में, अब बता सकते हो। यस यस, फिन भी याद कर सकते हो एकदम परफेक्ट। अभिजीत, आदित्य, देखो तो मोटिव है आपको जैसे याद होता है याद करो, पर याद होना चाहिए। जब भी पूछा जाता है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमें। अच्छा, अभी लास्ट में मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों के लिए, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कंपनी है प्लैनेट लिमिटेड, उसको एक चेक मिला है अर्थ लिमिटेड से। सो कहना ही से ये अर्थ लिमिटेड है, अर्थ लिमिटेड ने एक चेक दिया है। ये चेक किसको दिया है बेटा, प्लैनेट लिमिटेड को दिया है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अर्थ लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से वो बोलते हैं कि चेक इशूड बाय द कंपनी नीड टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड काउंटर साइंड बाय द CS। तो अर्थ लिमिटेड का आर्टिकल्स बोलता है कि ये जो भी चेक है ना, ये चेक को कौन साइन करेगा, 2 कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे, राइट, दो डायरेक्टर्स साइन करेंगे एंड एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, तभी आप चेक इशू कर सकते हो। ओके, सो अर्थ लिमिटेड ने जो चेक इशू किया था उसमें 2 डायरेक्टर्स के भी साइन थे और एक CS का भी साइन था। एक बार ध्यान से सुनना इस चीज़ को, रुको ज़रा, ये हमारी अर्थ लिमिटेड है, अर्थ लिमिटेड ने चेक इशू किया है। आर्टिकल्स बोलते हैं जो भी चेक इशू किया उस पर 2 डायरेक्टर्स एंड एक CS के साइन होने चाहिए। 2 डायरेक्टर्स एंड एक CS के साइन भी थे। यहाँ पर जो डायरेक्टर्स थे और जो कंपनी सेक्रेटरी था जिसने साइन किया ना उस चेक पर, वो डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं था, ठीक है? इनका अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं था। साइन CS ने किया, साइन डायरेक्टर ने किया। यहाँ पे सिग्नेचर फॉल्ज नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। सिग्नेचर फॉल्ज नहीं हुआ, उनका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था। तो ये बोल रहा है क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था इसलिए उनका जो चेक इशू हुआ ना वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। प्लैनेट लिमिटेड ने क्या किया है, कंपनी पर केस फाइल करा है। अभी प्लैनेट लिमिटेड ने केस फाइल किया कि तुम्हारी कंपनी में इरेगुलरिटीज़ है, तुम मुझे फिर से रिलीफ दो। तो क्या प्लैनेट लिमिटेड को रिलीफ यहाँ पर मिलेगा क्या, ये मुझे बताओ आप, क्या प्लैनेट लिमिटेड को रिलीफ मिलेगा क्या? बताओ।
यस यस परफेक्ट, प्लैनेट लिमिटेड को रिलीफ तो मिलेगा ना। अभी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो इससे क्या पता चलेगा, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो हमें क्या पता है, ये देखने थोड़ी नहीं जाएगा कि इनका अपॉइंटमेंट वैलिड था या इनका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था। अच्छा, उन्हें बाद में पता चलता है कि इनका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, तो उस केस में उन्हें रिलीफ भी मिलना चाहिए। सो दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है वो उनका इंटरनल पार्ट है, यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट है यहाँ पर। क्या ये क्लियर है? बेटा पीयूष, वैलिड क्या चीज़ है वो देखो, वैलिड ये है कि उनको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। प्लैनेट लिमिटेड को पेमेंट मिलेगा क्योंकि उनका इंटरनल अफेयर्स गलत था ना। प्लैनेट लिमिटेड को थोड़ी नहीं पता कि उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर्स और सीएस को ऑलरेडी पता था। जिन जिन भी डायरेक्टर्स और सीएस ने चेक पर साइन किया, दे ऑलरेडी न्यू कि हमारा अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने चेक इशू किया है। तो अगर आपको पता है, अगर यू आर अवेयर ऑफ योर अपॉइंटमेंट कि आपका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है और आप कोई काम कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ अभी सामने वाले को पर्सन को थोड़ी नहीं पता उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है, इसलिए प्लैनेट लिमिटेड को यहाँ पर पैसा मिलेगा। इंटरनल अफेयर्स उन्हें नहीं पता। नो वरीज, अगर और कोई डाउट हो तो भी आप 101% मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हो बिल्कुल 101%। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, जब ये लेक्चर एंड हो ना तो तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं हो कि यार इस पॉइंट में ऐसा क्यों हुआ है, राइट, वो हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा एक बार पढ़ना तो ज़रा। गरिमा, क्या बोला गया है यहाँ पर कि प्लैनेट लिमिटेड को रिलीफ मिलेगा क्या, यानी कि प्लैनेट लिमिटेड को फिर से पैसे मिलेंगे क्या? तो बोला है प्लैनेट लिमिटेड को रिलीफ मिलेगा, यानी कि फिर से पैसे मिलेंगे और कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ेगा चेक का, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट था वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट था। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है और प्लैनेट लिमिटेड जो कंपनी के साथ डील कर रही है उसको ये इंक्वायरी नहीं करनी है कि डायरेक्टर्स वैलिडली अपॉइंट हुए या वैलिडली अपॉइंट नहीं हुए हैं, राइट। तो ये इंडोर मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग, उससे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। कोई और डाउट है हमें? नहीं नहीं, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेटा आपको इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, सुनो 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 फिर से सुनो। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि हम आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी एक बार सुनो, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि हम आउटसाइडर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है वी विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में आउटसाइडर को पता नहीं होगा। अभी ये कंपनी ने चेक इशू किया है इन 2 पर्सन को, इस चेक पे साइन होना चाहिए 2 डायरेक्टर्स के एंड अ कंपनी सेक्रेटरी पे। चेक पे साइन था, कंपनी को पेमेंट करना था, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इन लोगों को चेक इशू किया है। बाद में पता चलता है कि ये जो डायरेक्टर्स और सीएस था इनका अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं था। और तो आउटसाइडर बोलते कि हमें हमारा रिलीफ दो। आउटसाइडर क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पर हमारा रिलीफ दो, हमें रिलीफ चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी को रिलीफ देना पड़ेगा क्या? क्या कंपनी को चेक देना पड़ेगा उनको दूसरा और उनको यहाँ पर अमाउंट रीपे करना पड़ेगा क्या? 100% पे करना पड़ेगा ना। आउटसाइडर्स को थोड़ी नहीं पता कि तुम्हारे सीएस का और डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। वी डोंट नो ना उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न देखो दिनेश, मैंने आपको अभी भी बोला कि यहाँ पर जो डायरेक्टर था वो सीएस था, दे आर अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, उनको पता था उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। हमने जो पीछे पॉइंट पढ़ा था उसमें दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें इस क्वेश्चन में दे आर अवेयर, उन्हें पता था हम डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, उन्हें पता था हम डिस्क्वालिफाइड है, हमारा अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, तो भी उन्होंने चेक इशू यहाँ पर किया है, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न उन्हें वापस से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? अच्छा, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था, यानी कि हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, डायरेक्टर्स नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स को पता ही नहीं था वो डिस्क्वालिफाइड है, और अगर उस दौरान उस पीरियड में जो भी वो एक्ट्स कर रहे हैं वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन ये जो प्लैनेट लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पर डायरेक्टर्स वर अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। क्या ये क्लियर है? अभी क्लियर है? शांति से समझने की कोशिश करो बेटा, कंफ्यूज मत हो।
यहाँ पे डायरेक्टर्स को पता है कि मैं गलत हूँ, है ना, वो अवेयर है उनके डिस्क्वालिफिकेशन से, फिर भी उन्होंने चेक यहाँ पर इशू किया है। तो प्लानट लिमिटेड को तो उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि प्लानट लिमिटेड बोल रही है हमने साइन देख लिया है, हमने पढ़ लिया, अभी तुम्हारी कंपनी में अंदर उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है इनवैलिड है उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको हमारा पैसा चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। क्या और कोई डाउट है? क्या ये क्लियर है? अच्छा, ठीक है, डन है। नेक्स्ट टाइम बेटा अपॉइंट होंगे डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, जो नए डायरेक्टर और सीएस अपॉइंट होंगे ना फिर वो साइन करेंगे। ठीक है, यस यस पीयूष। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज़ मतलब सानिया आपको पता है कि ये गलत है लेकिन स्टिल यू आर डूइंग दैट। जैसे डायरेक्टर्स को पता है कि जनरल मीटिंग पास होनी चाहिए तभी हम लोन ले सकते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ फिर भी डायरेक्टर्स ने लोन ले लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टर्स को पता है इरेगुलरिटी हुई है। अच्छा, अभी द मेजर 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 पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा रिविज़न। सो अभी हम करने वाले हैं रैपिड रिविज़न। हर एक लेक्चर के बाद मैं आप सभी बच्चों को रैपिड रिवीजन कराती हूँ, एंड इसका एक और नाम हम देते हैं अब से तूफानी रिवीजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम? तूफानी रिवीजन। जो भी हमने आज पूरे लेक्चर में पढ़ा है हम विद इन 5 to 10 मिनट्स हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। मैं अकेली नहीं, मेरा एग्जाम हो गया, मैं सीएस बन गई, आपको रिकॉल करना है, आपको रिवाइज करना है, तो आप भी मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करोगे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जहाँ से आज हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया। तो क्या क्या तैयार हो तूफानी रिवीजन करने के लिए? क्या तैयार हो तूफानी रिवीजन करने के लिए हमारा? चलो पानी पी लेते हैं एक बारी, फिर हम तूफानी रिवीजन करेंगे। चलो अभी 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 नो चैट्स नथिंग, मैं को चाहती हूँ कि तुम सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ इधर होना चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू स्पीक एट योर होम्स, एट योर प्लेसेस जहाँ पर भी आप देख रहे हो। सो इट्स टाइम फॉर द तूफानी रिविजन। स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द लॉ। लॉ आखिरकार होता क्या है? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, जो यहाँ पर कंट्री में लोगों के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर लॉ लाया गया। लॉ मतलब एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब कुछ आ जाते हैं। लॉ बनता कैसे? एक कमेटी होती है जो प्रपोज करती है, जब भी पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है उसे ड्राफ्ट बिल कहा जाता है। बहुत सारे डिस्कशंस एंड डिबेट होंगे, वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना असेंट देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट यहाँ पर बन जाता है, एंड फाइनली वो पब्लिश होता है आपके ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, राइट। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि कंपनी होती क्या है? अच्छा, कंपनी का सेक्शन क्या है? उधर बोलो, कंपनी का सेक्शन क्या है? कंपनी का सेक्शन है 2 clause 20। अच्छा, 2 clause 20 क्या बोलता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड कम एंड पेनिस, विद और टुगेदर, पनिस मतलब होता है ब्रेड। सेक्शन 2 clause 11 हमने क्या पढ़ा? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी एज वेल एज अ फॉरेन कंपनी, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है। कहने से बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर सब कुछ आएगा। सो एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, हमने ये देखा था। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्या क्या देखा? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी के पास परपैचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है यानी कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है। कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अच्छा, क्या कंपनी सिटीजन है क्या? वेदर द कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? नहीं नहीं नहीं, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। सिटीजनशिप इज ग्रांटेड ओनली एंड ओनली टू द नेचुरल पर्सन, एंड बिकॉज द कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ अ लॉ, इसलिए उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है जो डिपेंड करता है कि कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है, राइट। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स हमने एक और सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 464, जो क्या बोलता है? इलीगल एसोसिएशन के बारे में। 3 की पॉइंट्स थे यहाँ पर।
सबसे पहला अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है वो मोर देन 50% है, और क्यों बनाया, इसको हमने फॉर्म किया है फॉर द पर्पस ऑफ गेन, तो उसे हम इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। कौन सी चीज़ें इलीगल एसोसिएशन में नहीं आएगी, अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर पार्टनरशिप किसने फॉर्म किया, प्रोफेशनल्स ने फॉर्म किया है, तो इसे हम लोग इलीगल एसोसिएशन नहीं मानेंगे। अगर कोई HUF है, अगर किसी HUF ने पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म किया है जो कि अनरजिस्टर्ड है, मोर देन 50 पार्टनर्स है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डीम्ड एज इलीगल एसोसिएशन, उसे इलीगल एसोसिएशन यहाँ पर माना जाएगा। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन कि एक कंपनी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसी से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन से। सबसे पहला डॉक्ट्रिन हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, किसको प्रोटेक्ट करता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सी से कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सी से कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, ठीक है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, दे हैव रेड एंड अंडरस्टूड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दे हैव नॉट ओनली रेड, जबकि उन्होंने समझ भी लिया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इसमें हमने एक केस देखा था, अगर कोई डायरेक्टली किसी पर्सन से रीच नहीं कर पाती है तो उसका सम्मन कहाँ इशू कर देगी, पब्लिक न्यूज़पेपर में इशू पब्लिश कर देगी, और जैसे ही उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हम मान लेंगे कि एवरीवन हैज़ रेड इट। दूसरा डॉक्ट्रिन कौन सा पढ़ा हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या बोलता है इंडोर मैनेजमेंट, अच्छा इंडोर मैनेजमेंट का केस लॉ क्या था, मुझे केस लॉ जानना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस लॉ बताओ। इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, अभी याद रखना इंडोर का अपोजिट है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट द कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं गुड फेथ में, दे विल बी डीम्ड, उससे ऐसा मान लेंगे कि कंपनी में कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, आउटसाइडर्स आर नॉट बाउंड टू नो द इंटरनल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स क्या है, बट आउटसाइडर को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी यहाँ पर पता रहेगा। अच्छा, इसका मेजर केस लॉ कौन सा है, हमारा केस लॉ है यहाँ पर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड। ये केस लॉ आपको पता होना चाहिए, केस क्या है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड, और इसको एक और नाम से जाना जाता है तुर्कांड रूल के नाम से, ठीक है। पूरा केस लॉ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अच्छा, एक्सेप्शंस बता दो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस क्या है कि जहाँ पर आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सबसे पहला INFN, आई से क्या है, जब आउटसाइडर को नॉलेज है इरेगुलरिटीज़ का कि कंपनी के अंदर कुछ तो गलत है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, जैसे कि डायरेक्टर को पता है लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो उससे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एन से नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तुम बिना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़े डील कर रहे हो। F से हमने देखा फॉर्जरी, फेक सिग्नेचर हो रहा है किसी का, तो जो भी ट्रांसफर है उसे नल एंड वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। एंड लास्ट एंड से हमने क्या देखा, नेग्लिजेंस, अगर आप नेग्लिजेंटली केयरलेसली बिहेव कर रहे हो। कौन सा केस था हमारा यहाँ पे, आनंद बिहारी लाल वाला केस था, ठीक है, जहाँ पर उसने अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीद ली थी। ये ट्रांसफर भी कैसा माना जाएगा, नल माना जाएगा, कोई भी यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमने देखा अगर कोई प्री कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है, या फिर ये क्वेश्चन है कि ये कंपनी है या नहीं है, क्या कंपनी एजेंसी तो नहीं है। सो दिस वॉज इट जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। कैसा लगा हमारा तूफानी रिवीजन, बताओ कितना परसेंटेज यू वर एबल टू रिकॉल, कितना हम रिकॉल कर पाए, कितना परसेंटेज यू वर एबल टू रिकॉल। मुझे इतना जानना है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। अरे वाह वाह, 96%, ऑसम ऑसम। कितना परसेंटेज लगा कि हाँ मैम, दिमाग में चला गया, हम साथ साथ बोल रहे थे 100%, 99, अरे वाह वाह, साथ साथ बोल रहे थे ना। दिस एज आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, अगर आपने अभी से लेके एंड तक फॉलो कर दिया, देखो ये जर्नी हमारी साथ में बहुत प्यारी जाने वाली है। हमको 3 से 4 महीने साथ में रहना है ना, साथ में पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ कोशिश करनी है एंड तक करने की, राइट। वेरी गुड, ओके। बिक्स बी रिवाइज नहीं हुआ हमारा, एक वो भी रिवाइज कर देते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिक्स बी पे। सबसे पहले सारी कंपनी पे जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी एक्ट के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। बी से बैंकिंग कंपनी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, एस से ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, एंड लास्टली बी से क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। अच्छा, इनका स्पेशल एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट भी, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो कौन सा एक्ट
फॉलो करोगे, स्पेशल एक्ट फॉलो किया जाएगा। करेक्ट? अरे वाह, आई एम सो हैप्पी, सुपर हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग भी सुपर हैप्पी होंगे। जब हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है ना तो हमारे माइंड में एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। तो अभी मुझे बताओ, तूफानी रिवीजन में हमें हमेशा एंड में रुकना और वो आग लगा देनी है। मुझे सबसे फायर वाला इमोजी चाहिए कि मैम आग लगा दी, हमारा तूफानी रिवीजन हो चुका है। राइट? ऐप पर हो जाएगी समीक्षा आफ्टर 3 क्लासेस, वो ऐप पर होगी। अच्छा, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत बहुत प्यारा लगा होगा एंड जैसा भी आपको ये लेक्चर लगा, आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर कमेंट्स कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये लेक्चर ओवर होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिल्कुल ज़रूर। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है वो हमारे सेकंड लेक्चर में कवर होंगे। बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मैम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, रुको बेटा मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, है ना। तो ये चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। ये जो नोट्स है, ये PPT नोट्स आपको मिल जाएंगे PW ऐप पर ही। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी। ये नोट्स बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, ये चार्ट फॉर्मेट में है, चार्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया। द रीज़न इज़ दैट ताकि आपको चीज़ों को समझ आए, ठीक है। सो नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। जैसे ये सेशन ओवर होता है विदिन 10 मिनट्स नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज। खूब अच्छे से पढ़ो, जल्द ही मिलूंगी आपसे। सो खूब अच्छे से पढ़ो। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।